हम एनसीईआरटी का डिस्कशंस कर रहे थे ना, हमारे 6 क्वेश्चन हो गए थे, 4 क्वेश्चन बाकी बचे हैं। बस वो 4 क्वेश्चन डिस्कस करके जल्दी से हमारा दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। कौन सा? जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया स्लाइड्स लेकर आ रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। कृपया करके पूरा लेक्चर देखें, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, फुल लेक्चर देखना, एंड तक लेक्चर देखना, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, नेटवर्क इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा, लेकिन पूरा लेक्चर देखना है। ठीक है, हम बात कर रहे थे किस चीज की? प्रश्नों की 6 हो गए थे। हमारा 7वां जो प्रश्न है वो ये है, पिछले चैप्टर यानी कौन सा? सजीव जगत चैप्टर से, कि ये आपके पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही है मैं सीधा सीधा बताता हूं। देखिएगा, जाति मिलकर क्या बनाती है? वंश। और वंश जो है उसके बाद आगे जाकर क्या बनता है? गण। और गण के बाद क्या बनता है? संघ। ठीक है, क्या ये सही है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। जरा सोच समझ के मुझे बताएं, आपको याद आ रहा है? क्रम याद आ रहा है? जगत के बाद क्या होता है? संघ। संघ के बाद वर्ग। वर्ग के बाद गण होता है। गण के बाद क्या होता है? कुल। कुल के बाद क्या होता है? वंश। वंश के बाद क्या होता है? जाति। यानी जाति मिलकर क्या बनाती है? वंश बनाती है। हालांकि वंश मिलकर क्या बनाता है? कुल। कुल दे नहीं रखा, लेकिन गण किसका समूह था? कई सारे वंश, किसका? कुल का। और कुल जो है वो किससे बना हुआ है? वंश से। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और गण जो है वो आगे जाकर क्या बना रहा था? जरा जल्दी से मुझ सोच समझ के मुझे बताएं। वर्ग। सोचिए, जगत, संघ, वर्ग, गण। यहां पर बीच में क्या आएगा? वर्ग आएगा। फिर यहां क्या आएगा? बीच में कुल आएगा। कुल दे नहीं रखा है यहां पर। अच्छा, लाइट पेन है, रुकिए। क्या आएगा यहां पर? वर्ग आएगा बीच में, इन दोनों के बीच में। संघ और गण के बीच में कौन आएगा? वर्ग। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, फिर वंश और फिर जाति। तो कुल नहीं दे रखा, वर्ग नहीं दे रखा, लेकिन क्रम तो वही है ना कि जाति के बाद वंश आता है, वंश के बाद कुल नहीं दे रखा, लेकिन कुल के बाद कौन आता है? गण। गण के बाद कौन आता है? वर्ग आता है। और वर्ग के बाद कौन आता है? संघ। वर्ग नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? संघ दे रखा है। तो करेक्ट आंसर इज, कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा जी? यहां पर याद रखिएगा, क्या? थर्ड करेक्ट आंसर है। क्या? जाति के बाद वंश, वंश के बाद गण, गण के बाद संघ। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है सर? यहां पर जो ऊपर वाला जो दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, वो भी तो सही हो सकता है। भाई जगत जो है, जगत के बाद कौन आता है? संघ आता है। बिल्कुल सही है ना? यह संघ किसको बनाता है? जगत को। संघ से पहले क्या आता है? वर्ग आता है। ठीक है, वर्ग के बाद क्या आता है? गण आता है। गण से पहले कौन आता है? कुल आता है। और कुल से पहले क्या आता है? वंश आता है। लेकिन जरा सोचिए, यहां पर जाति जो है, क्या वो सीधा गण बनाती है? क्या? नहीं, जाति पहले बनाती है वंश, फिर वंश क्या बनाता है? कुल, फिर कुल क्या बनाता है? गण बनाता है। तो यहां इसके और इसके बीच में 2 सोपान का फर्क था, लेकिन यहां पर फर्क केवल एक एक सोपान का आया है। किसके बीच में? जरा सोचिए, संघ के बाद क्या आता है? वर्ग आता है। और गण से पहले वंश के बीच में कौन आता है? कुल आता है। तो इन दोनों के बीच में केवल 1 सोपान का फर्क था। इन दोनों के बीच में 1 सोपान का फर्क है, एक समूह का। लेकिन इन दोनों के बीच में 2 सोपान का फर्क है, इसलिए ज्यादा समानता या ज्यादा करेक्ट जो होएगा वो कौन सा होएगा? ये वाला होएगा बेटा जी, थर्ड। आई होप समझ गए होंगे ये वाला। ठीक है, क्लियर है बेटा जी ये वाली चीज? चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 8th क्वेश्चन था हमारा क्या? कि जाति, देखिए सीधा सीधा बोल रखा है कि जाति शब्द से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज? जाति क्या होती है, स्पीशीज क्या होती है? तो हमें सीधा सीधा 3 बिंदु याद रखने जाति के रेस्पेक्ट में। पहला, जरा सोच समझ के मुझे बताएं, मनुष्य जाति की अगर मैं बात करूं, मनुष्य आकार की रूप से एक जैसे हैं, यानी बाह्य आकार की अगर मेरी देखो, आपकी देखो, जितने भी मनुष्य दिख रहे हैं एक जैसे दिखते हैं ना बाहर से। ठीक है, क्या उनकी कोशिका एक जैसी होगी? बिल्कुल होगी। मेरी कोशिका में कितने गुणसूत्र है? 46। आपके में कितने हैं? 46 है। यानी कोशिकीय रूप से समान है, आनुवांशिक रूप से अलग अलग है। मेरे अंदर कहीं ना कहीं आनुवांशिकता अलग होगी, आपके अंदर आनुवांशिकता, लेकिन आकार तो सेम है ना, संरचनाएं तो समान है ना। मेरे अंदर यकृत है, आपके अंदर है। मेरे अंदर हृदय है, आपके अंदर है। मेरे अंदर जितने भी अंग है वैसे ही अंग आपके अंदर भी है ना। यानी कहीं ना कहीं जाति में कहीं ना कहीं ये 3 बिंदु याद रखने, जिसमें से पहला बिंदु है क्या? कि जाति जो होती है बेटा जी, किसकी बात कर रहे हैं? जाति जो होती है
वो क्या है, जनसंख्या है एक तरीके से। ये मैं बोलूंगा जनसंख्या किससे बनी हुई है, एक प्रकार की जाति से बनी हुई है, जो आकार की रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, या आंतरिक संरचनाएं उनकी क्या होती है, समान होती है, या उनकी कोशिकीय संरचना क्या होती है, समान होती है, या उनके अंदर कार्यकी का मतलब जैसे मेरे अंदर श्वसन हो रहा है वैसा ही आपके अंदर हो रहा है, जैसे उत्सर्जन हम करते हैं वैसे हम सारे मनुष्य कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कार्यकी कहलाती है। तो जरा सोचिए, क्या पहला बिंदु सिंपल सा समझ में आया क्या, कि जाति का मतलब ऐसे जीवों का समूह जो आकार से, जो आंतरिक संरचना से, कोशिकीय संरचना से और क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जाति। पहला बिंदु। दूसरा, कहीं ना कहीं वर्ग की पदानुक्रम में सबसे नीचे कौन था, जरा सोचिए, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश, सबसे नीचे कौन था, जाति था। तो जाति जो है, सोचिए जाति जो है, क्या वो वर्गीकरण की आधारीय इकाई है या नहीं है, सबसे नीचे वाली आधारीय इकाई है या नहीं है, कौन, जाति। सिंपल सा था, ये वर्ड का मीनिंग समझ में, आधारीय का मतलब सबसे नीचे, इकाई का मतलब एक, तो सबसे नीचे वाली जो इकाई जो थी वो कौन थी, जाति थी, किसकी, वर्गीकरण प्रणाली की। ठीक है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु क्या, सोच के मुझे बताया, कल भी मैंने आपको बताया था, एक जाति के जीव आपस में जनन कर सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ जी कर सकते हैं। क्या मनुष्य किसी और जाति के साथ जनन कर सकता है, नहीं कर सकता। यानी जाति किसका समूह है, आप बोलेंगे जीवों का समूह है, जो आपस में क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। क्लियर है। और कहीं ना कहीं एक जाति में, जरा सोचिए, मनुष्य जाति में क्या पृथक्करण मिलता है, पृथक्करण का मतलब नर अलग है मनुष्य अलग है, ऐसा कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, मिलता है ना। तो दो बिंदु मैंने बोले, क्या बोला, जरा सोच समझ के मुझे बताएं। जाति क्या है, याद रखना, जीवों का समूह है। किसका समूह है, जीवों का, जो आपस में क्या कर सकते हैं, लैंगिक जनन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लैंगिक जनन कर सकते हैं और संतान उत्पन्न कर सकते हैं। सिंपल, मनुष्य एक जाति है जो आपस में मनुष्य लैंगिक जनन करके किसका निर्माण कर रहे हैं, संतान का। परंतु अन्य जाति के जीवों से जनन में पृथक होते हैं। अब जो हमारे अंदर जनन होता है, क्या वैसा का वैसा जनन बाकी जीवों में भी होता है क्या? जो हमारे अंदर जो शुक्राणु की संरचना है, क्या वैसी शुक्राणु की संरचना डॉग के अंदर होती है क्या? नहीं। तो हमारे अंदर जो लैंगिक जनन मिलता है, क्या वैसा ही लैंगिक जनन अन्य जातियों में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जैसे हमारे अंदर नर और मादा जो मिलते हैं, कैसे, क्या ऐसा ही नर मादा जीवाणु में मिलती है क्या? जरा सोचिए, क्या कभी सुना है कि जीवाणु बैक्टीरिया नर, बैक्टीरिया मादा, ऐसा सुना है क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं हमने क्या बोला, ये तीन बिंदु बोले, क्वेश्चन पूछ रखा था कि जाति से क्या समझते हो बालक आप। तो हम बोलेंगे सर जाति जो है उसके तीन मापदंड हैं, तीन पहलू हैं, तीन बिंदु हैं। पहला क्या, कि जाति उन जीवों का समूह है जो आकारिकी रूप से, आंतरिक संरचना के रूप से, कोशिकीय संरचना के रूप से और कार्यकी के रूप से, यानी चार बिंदुओं से क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा, वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है कौन, जाति। तीसरा, कहीं ना कहीं जाति जो होते हैं उन जीवों का समूह जो आपस में क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं और संतान उत्पन्न कर सकते हैं। और ऐसी जाति दूसरी जातियों से जनन के आधार पर अलग होती है। ये लास्ट वाला बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा जनन हमारे अंदर मिल रहा है वैसा जनन, जरा सोचिए, डॉग में होता है क्या? आप बोलेंगे नहीं। अब जरा खुद सोचिए, मनुष्यों में एक फीमेल मादा जो होती है, जब उसके, हम बोलेंगे कि शरीर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, यानी एक मादा ने गर्भ धारण कर लिया, एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, कितने महीने की होती है प्रेगनेंसी? इतना तो कॉमन सा क्वेश्चन आपको पता होगा कि गर्भता या गर्भकाल कितने महीनों का होता है मनुष्य में? आप बोलेंगे सर 9 महीने का होता है। पता है ना, 9 महीने तक बच्चा जो है वो अपनी मदर के पेट में होता है या नहीं होता? होता है ना। तो जरा सोचिए, क्या यही की यही कंडीशन डॉग में होती है क्या? क्या 9 महीने का गर्भकाल होता है उसमें? नहीं, 2 महीने का होता है। तो जरा सोचिए, कहीं ना कहीं जनन के आधार पर मैं देखूं तो अलग अलग प्रकार के प्राणी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, अलग अलग प्रकार की जातियां मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ये तीन बिंदु सिंपल से याद रखना, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था ना, यहां तक था कि भैया जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्रित कीजिए, यानी जाति से संबंधित जितने भी आपको चीजें समझ में आती है, जितने भी आपको अर्थ पता हैं, वो सारे इकट्ठे करिए। ये लीजिए, हमने इकट्ठे करके यहां पर लिख दिए हैं, 3 अर्थ लिखे हैं किसके, जाति के, ठीक है। अब उसके बाद है, क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधे, प्राणी
तथा बैक्टीरिया की स्पीशीज यानी जाति का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं। क्या चर्चा कर सकते हैं आप अपने शिक्षक से? करिए चर्चा, कर रहा हूं मैं आपके साथ चर्चा। चलिए, चर्चा जो करनी है वो क्या है, मीनिंग समझ में आपको यहां से यहां तक का। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें तभी मीनिंग समझ में आएगा। पहला वाला जो यहां से यहां तक जो क्वेश्चन था उसका मीनिंग था कि भैया जाति से क्या मतलब है, जाति के कितने अर्थ होते हैं। हमने तीनों अर्थ लिख दिए किसके, जाति के। ठीक है, आपके स्कूल में अगर क्वेश्चन आता है ये वाला कि जाति से आपका क्या अभिप्राय है, तो आप तीनों बिंदु लिखेंगे, एक भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गया? अब बाद में दे रखा है कि भैया एक है पौधे, वो भी कौन से, उच्च कोटि के जो बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक है बैक्टीरिया या प्राणी। ठीक है, यानी दो ही चीजें हैं, या तो बैक्टीरिया जो एक तरीके से एक प्राणी है, और एक पौधा, फर्स्ट और सेकंड। इनकी जाति में क्या ये जो अर्थ हमने लिखे हैं क्या ये लागू होते हैं? सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पौधे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या पौधे में, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक और उत्तर आ रहा है, क्या उच्च पादप तथा जंतुओं की अगर मैं बात करता हूं, किसकी, पादप और जंतुओं की बात कर रहा हूं, प्राणियों में किसकी बात कर रहा हूं, जंतुओं की। ठीक है, में लैंगिक जनन होता है। आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल होता है, लैंगिक जनन होता है। अतः इनकी जाति निर्धारण के लिए जनन पृथक्ता का उपयोग किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जरा सोचिए, जैसा पौधों में जनन होता है क्या ऐसा जंतुओं में जनन होता है? आप बोलेंगे नहीं, पौधों में जनन अलग प्रकार का होता है, जंतुओं में जनन अलग प्रकार का होता है। पौधों में कहीं परागकण नाम सुना है? परागकण उड़कर आता है, पुष्प पे बैठता है, क्या होता है, परागण होता है। फिर कहीं ना कहीं क्या होता है, एक बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ऐसा कभी सुना है आपने? अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो याद रखना, क्या पुष्पीय पादप जो होते हैं, वो पादप जिनमें पुष्प होता है, वहां पर लैंगिक जनन होता है। अब जरा सोचिए, क्या जंतुओं में पुष्प मिलता है क्या? नहीं। जंतुओं में अलग प्रकार का होता है लैंगिक जनन या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो जरा सोचिए, पादप और जंतु अलग अलग हैं या नहीं है? जनन के आधार पर हमने उनको अलग अलग कर दिया या नहीं कर दिया? तो सोच समझ के मुझे बताएं, क्या ये बिंदु कि जनन के आधार पर जाति अलग अलग प्रकार की होती है, पहला बिंदु था, दूसरा बिंदु था कि तीसरा बिंदु था? आप बोलेंगे सर कौन सा बिंदु था, जरा सोच समझ के मुझे बताएं। तीसरा बिंदु था यहां पर, क्या कि कहीं ना कहीं जातियां जो होती हैं जनन के आधार पर कैसी होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो ये किस पर लागू होता है, जरा सोचिए, जंतुओं पर और पादपों में कौन सी परिभाषा, तीसरी परिभाषा जो है वो क्या है, सही है। पूरा पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है, पादप और जंतु में क्या होता है, जाति का निर्धारण जो है वो किससे हो रहा है, जनन के पृथकता से हो रहा है, यानी दोनों में अलग अलग प्रकार का जनन मिल रहा है। इसीलिए ये जो थर्ड परिभाषा जो थी ये लागू हो रही है किसमें, पौधों में और जंतुओं में। ठीक है, लेकिन जरा सोच समझ के मुझे बताएं, क्या जीवाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं? सब में जनन जो होता है एक जैसा ही होता है, जीवाणुओं में जनन एक जैसा ही होता है। कैसा, अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक क्या होता है, सीधा सीधा शरीर का कोई भाग गिरा, टूटा या शरीर बट गया, वो उससे एक नया शरीर बन जाएगा, क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। तो ये वाली परिभाषा जो है, थर्ड वाली परिभाषा, जीवाणुओं में लागू नहीं होती। तो जीवाणुओं में जाति की कौन सी परिभाषा लागू होती है, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जीवाणुओं में मुक्त प्रजनन हो रहा है। क्या हो रहा है, मुक्त प्रजनन हो रहा है, तथा जनन पृथकता नहीं पाई जाती है, जनन पृथकता नहीं पाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार का जनन नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे जंतुओं और पादपों में तो अलग अलग प्रकार का मिल रहा था, बैक्टीरिया में यानी कहीं ना कहीं जीवाणुओं में अलग अलग प्रकार का जनन नहीं मिल रहा। लेकिन 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 जरा ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं जंतुओं की आकार की अगर मैं देखूं, जंतुओं की क्या देखूं, आकार की, तो मुझे अलग अलग प्रकार के क्या दिखाई देते हैं, जीवाणु। जैसे ये मुझे बताएं, क्या ये गोलाकार जीवाणु दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। क्या मुझे ये छड़ाकार जीवाणु दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। क्या मुझे ये सर्पिल आकार का जीवाणु दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं अगर मैं जाति देखूं किसकी, जीवाणुओं की, तो अलग अलग प्रकार की क्या मिल रही है, जातियां मिल रही हैं। किस आधार पर देखा, जरा सोचिए, क्या जनन के आधार पर देखा कि आकारिकी के आधार पर देखा मैंने जीवाणुओं को? आप बोलेंगे सर आकारिकी के आधार पर देखा, तो क्या लिखा हुआ है, जीवाणुओं में क्या
जीवाणुओं में जनन पृथकता नहीं पाई जाती है, इसलिए जीवाणु की जाति का निर्धारण आकारिकी के आधार पर होता है। इसीलिए पहली वाली परिभाषा जो थी वो किस में लागू होगी बेटा जी? बैक्टीरिया में। तो पूरे इस आंसर को मैं निचोड़कर सीधा सीधा बोलता हूं। क्या पहला क्वेश्चन जो था वो दे रखा कि जाति की कितनी परिभाषाएं, सीधे सीधे शब्दों में आप बोलेंगे सर 3 परिभाषाएं, तीनों लिख दी आपने। फिर ये पूछा कि पौधों और जंतुओं में इनमें से कौन सी परिभाषा लागू होती है? आप बोलेंगे सर तीसरी लागू होती है। जनन के आधार पर पौधे और जंतु अलग अलग होते हैं। फिर आपसे पूछा बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में इन जाति की 3 डेफिनेशन में से कौन सी लागू होती है? आप बोलेंगे सर जनन के आधार पर जीवाणु अलग अलग प्रकार के नहीं होते, लेकिन आकारिकी के आधार पर होते हैं। तो पहली वाली परिभाषा जीवाणुओं में लागू होती है। बताएं, क्लियर है ये वाली चीज? थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन आपको इसी तरीके से ये याद रखना है। अब मैं ये सारा हटा रहा हूं और मैंने आपको कल बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा जी फटाफट। आई होप ले लिया होगा, जल्दी से लीजिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया आंसर का। चलिए, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 8वां। 9th पर आते हैं जल्दी से। भैया संघ बताना है, वर्ग बताना है, कुल बताना है, गण बताना है, वंश बताना है। मेरे ख्याल से अगर मैं लिख भी दूंगा तो भी जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। वंश किसका समूह है? जरा जल्दी से मुझे बताएं, किसका समूह है वंश? आप बोलेंगे समान जातियों का। गण किसका समूह है? सोचिए, गण किसका समूह है, कुल किसका समूह है, वर्ग किसका समूह है और संघ किसका समूह है? आप सीधा सीधा बोलेंगे संघ जो है वो किसका समूह है? वर्ग का, है ना? संघ किसका समूह है? वर्ग का समूह है। यानी कई वर्ग मिलकर क्या बनाते हैं? संघ बनाते हैं। ठीक है, वर्ग किसका समूह है? जरा सोचिए, सोच समझ के मुझे बताएं। जगत, संघ, वर्ग, वर्ग किसका समूह है? गण का। गण मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। अब उल्टा दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है? तो याद रखना, संघ किससे बना हुआ है? वर्ग से। वर्ग किससे बने हुए हैं? गण से। और गण जो हैं वो किससे बने हुए हैं? आप बोलेंगे जगत, संघ, वर्ग, गण। और गण किससे बना हुआ है? कुल से बना हुआ है। यानी कुल जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? गण बना रहे हैं। और गण और कुल जो है वो किससे बने हुए हैं? जरा सोचिए, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल। और कुल जो बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? वंश से बने हुए हैं। तो अगर आपको क्रम याद है ना, आप सीधी सीधी डेफिनेशन देखते हैं, बता देंगे कि भैया संघ जो है वो समान वर्गों का समूह है। भैया वर्ग जो है वो समान गणों का समूह है। वर्ग जो है, गण जो है भैया वो समान कुल का समूह है। कुल जो है वो समान वंश का समूह है। और वंश जो है वो समान जाति का समूह है। ये सिंपल सी डेफिनेशंस आपने लिखनी है विद एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल याद करिए, मैंने आपको बताया था कुत्ता, बिल्ली, कार्निवोरा, वो सब कुछ बताया था, वो सारा आपने लिखना है। अब एक काम करिए, यहां पर जल्दी से डेफिनेशंस जो यहां पर लिखी हुई हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, तो जल्दी से बेटा जी यहां पर डेफिनेशन जो यहां पर लिखी हुई है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि संघ क्या है, वर्ग क्या है। जल्दी से लीजिएगा। आप लोग बोलते हैं ना सर डेफिनेशन चाहिए, तो मैं डेफिनेशन लेकर आया हूं। ये डेफिनेशन जल्दी से लिख लीजिए। लिख ली? किसकी लिख ली आपने? मतलब लिख ली यानी स्क्रीनशॉट ले लिया। किसकी लिख ली है? संघ की और वर्ग की। ठीक है, अब 3 और रह गए, कौन? कुल, गण और वंश। इनकी भी जल्दी से लिख लीजिए। हटा दूं ये, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब किसकी रह गई थी? 3 रह गई थी, इन तीनों की भी जल्दी से ले लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूं, जल्दी लीजिएगा बेटा जी। यहां पर कुल की लीजिए, गण की लीजिए और वंश की लीजिए फटाफट। कुल, गण, वंश, ये तीनों डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई हैं। याद करिए, कहीं मैंने कैनेडी, फेलेडी कुछ बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना, कैनेडी, फेलेडी, याद आ रहा है? फेलेडी किसका समूह था? बिल्लियों का, बड़ी बिल्लियों का और छोटी बिल्लियों का। कैनेडी किसका था? याद करिए, किसका था? डॉग का था। याद आ रहा है? ऐसा था क्या? याद करिए। फेलिस और पेंथेरा कौन से कुल में आए थे? याद करिए, फेलिडी में आए थे। और डॉग्स कौन से कुल में आए थे? कैनेडी में आए थे या नहीं आए थे? और कुल मिलाकर क्या बना था? जरा याद करिए, कुल मिलाकर क्या बना था? गण बना था या नहीं बना था? तो सोच समझ के मुझे बताएं। गण जो था, कैनेडी और फेलिडी, इन्होंने मिलकर, देखिए लिखा हुआ है बिल्ली, कुत्ता, शेर,
मिलकर कहीं कार्निवोरा बनाया था नहीं बनाया था, ये हम सब पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। बस फर्क इतना सा है कि आप लोगों को चाहिए थी डेफिनेशन, तो मैं डेफिनेशन भी लेकर आया हूं। ठीक है, अब होप आई ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार और हट जाता हूं, जल्दी से लीजिएगा, 1 2 3 4 5, आई होप ले लिया होगा। चलिए अब बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो डेफिनेशन है इनको रटना मत, इनको पहले समझना फिर याद करके लिखना। कल तरीका बताया था ना याद करने का। अब ध्यान से सुनना, पूरा लेक्चर देखिएगा क्योंकि आज क्विज भी आएंगे। आप लोग बोलते हैं सर क्विज नहीं आते, आज मैं क्विज भी लेकर आ रहा हूं। चलिए एक बार जल्दी से आखिरी क्वेश्चन आखिरी है, पौधों तथा प्राणियों में उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम का चित्रित वर्णन कीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये तो प्रश्न नंबर कौन सा है, 11वां है, और इससे पहला जो प्रश्न था वो कौन सा था, 9th था, 10वां कहां गया? तो बेटा जी 10वां जो है वो हमारे कोर्स से हट गया है। प्रश्न कौन सा, कुंजी, कुंजी क्या होती है, वो हमारा कोर्स से हट गया है। ठीक है, तो सीधा हमारा प्रश्न नंबर कौन सा है, 11 है, क्योंकि मुझे पता था कई ये पूछेंगे सर 10वां प्रश्न तो लाए नहीं है, जानबूझ के नहीं लाया क्योंकि वो कोर्स से हट गया है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। अभी सिर्फ इतना सा पौधे और प्राणियों का पदानुक्रम बताना था, तो हम प्राणी में हमारी बात कर लेते। तो हमारा वर्ग की पदानुक्रम क्या है, जरा देखिएगा। हमारा जाति क्या है हमारी, जरा सोचिए, सेपियंस है। हमारा वंश क्या है, होमो है, होमो सेपियंस। होमो क्या है वंश, सेपियंस क्या है बेटा जी हमारी जाति। हमारा कुल जो है याद रखना कौन है, होमोनिडी। याद रखना, केवल यही चीज भूल जाते हैं बच्चे, इसको मत भूलना। हमारा कुल जो है वो क्या है बेटा जी, याद रखना, भूलना मत, क्या है कुल हमारा, होमोनिडी है। हमारा गण जो है वो क्या है, प्राइमेटा, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, याद करिए, प्राइमेटा बोला था ना। हमारा क्या है, प्राइमेटा है। प्राइमेटा में और किस किस को रखते हैं, मैंने आपको बोला था बंदर को भी रखते हैं और कपी को भी रखते हैं, चिंपांजी, ओरेंगुटान, ये क्या कहलाते हैं, कपी कहलाते हैं। ठीक है, हमारी क्लास क्या है, यानी हमारा वर्ग क्या है, मैमेलिया, यानी कल भी बताया था स्तनधारी, जिनके शरीर पर स्तन ग्रंथियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्तनधारी। ठीक है, हमारा संघ क्या है, याद रखना, क्या, कॉर्डेटा, और ये भी मैंने आपको बताया था कॉर्डेटा क्या होते हैं, जिनके शरीर पर पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी होती है, सीधा सीधा बात समझ लीजिएगा, क्या, कॉर्डेटा। और हमारा जगत क्या है, एनिमेलिया, यानी 5 जगत प्रणाली में कोई एनिमेलिया जगत था, जंतु जगत था, उसमें आते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग की पदानुक्रम है, किसका, हमारा। अब इसमें क्वेश्चन में प्राणी पूछा था, प्राणी यानी जंतु बता दिया। अब पूछा है पौधा, तो पौधे में हमने ले लिया आम। तो आम का वंश नाम आप जानते हैं क्या, मेंजीफेरा, और जाति क्या है, इंडिका। ठीक है, और इसका कुल जो है याद रखिएगा, एनाकार्डेशी। क्या नाम है, एनाकार्डेशी, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एनाकार्डेसी। तो एनाकार्डेसी क्या है बेटा जी, कुल है, किसका, किसका, आम का। बोर तो नहीं हुए ना, हो गए होंगे, जल्दी से खत्म करते हैं। गण जो है वो क्या है, सेपेंडेल्स है, याद रखना, गण क्या है, सेपेंडेल्स है। वर्ग जो है वो क्या है, डाइकोटिलिडीनी, यानी कहीं ना कहीं द्विबीजपत्री। अगर वर्ड सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो याद रखना, डाइकोटिलिडन यानी द्विबीजपत्री। संघ कौन सा है, याद रखना, एंजियोस्पर्म है, ये आवृत बीजी जिनको हम बोलते हैं। और जगत कौन सा है, प्लांटेई। अब आपने ना ये पूरा याद करना है बेटा जी, पूरा याद करना है, किसका, आम का। आपको मानव का तो याद हो जाएगा, और मानव में दिक्कत कहां आएगी, यहां पर मैं पहले बता देता हूं, कुल भूल जाते हैं हम। मानव का क्या भूल जाते हैं, कुल भूल जाते हैं। तो कुल याद रखना क्या है, होमोनिडी। बाकी आप याद कर लेंगे, इसका भी आपको याद करना है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से, फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ये एक पौधा था और वो एक जंतु का था, एक हमारा था और एक आम का था। ले लिया, लिख लिया। चलिए, ये हमारा पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म हो गए, किसके, फर्स्ट चैप्टर के। अब आपको पता है ना, मैं हर चैप्टर के बाद इस तरीके से सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा एनसीईआरटी के, सबके आंसर इसी तरीके से दूंगा। आपके सभी ने स्क्रीनशॉट लेने हैं और आंसर्स लिखने अपने किसमें, नोट्स में या कॉपी में। ठीक है, आइएगा स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर, जीव जगत का वर्गीकरण। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, ध्यान से सुनना। हमारी 5 जगत प्रणाली थी, उस 5 जगत प्रणाली में सोच समझ के मुझे बताइए, उस 5 जगत प्रणाली को किसने दिया था, आर एच विट्टेकर ने दिया था। उस 5 जगत प्रणाली में कौन कौन से जगत थे, आप बोलेंगे सर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, प्लांटेई और एनिमेलिया।
5 जगत थे। अब इन 5 जगत में से 3 जगत जो हैं आपके, कौन से स्टार्टिंग के 3 जगत, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, इस चैप्टर में आते हैं। कौन से चैप्टर में? जीव जगत का जो वर्गीकरण चैप्टर है, इस चैप्टर में 3 जगत आते हैं। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। अब आप बोलेंगे बाकी 2 कहां है? तो बाकी 2 का अलग से चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 क्या है? पादप जगत। चैप्टर नंबर 4 क्या है? जंतु जगत। हो गए ना हमारे 5 जगत। तो हमारे जो स्टार्टिंग के जो 3 जगत है, तो वो तो इसी चैप्टर में आएंगे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। और बाकी पादप जगत का 3rd चैप्टर है और जंतु जगत का 4th चैप्टर है। क्लियर है? चलें आगे, आइएगा आगे चलते हैं। यहां पर आगे चलने से पहले एक बार जरा जल्दी से मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर में वो कौन कौन सी चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिएगा, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या था? याद करिए, जीव जगत का वर्गीकरण। अब जरा सोचिए, ये वर्गीकरण किसने दिया था? सबसे पहले आप बोलेंगे सर सबसे पहले आई थी प्रणाली कौन सी? 2 जगत प्रणाली। अब इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ये ऑलरेडी डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं। आपको पता है 2 जगत प्रणाली किसने दी थी? जल्दी से मैं बता देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। किसने? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कितने जगत दिए थे बेटा जी कैरोलस लीनियस ने? आप बोलेंगे सर 2 दिए थे। कौन सा? प्लांटी और एनिमेलिया। याद आ रहा है? सिंपल। ठीक है, गड़बड़ी क्या करी? प्लांटी के अंदर किसको रख दिया था? एकल कोशिकीय और बहुकोशीय दोनों को रख दिया था। किस आधार पर दिया था? पढ़ चुके हमने किस आधार पर। अब मत पूछना कि ये समझ में नहीं आया, रिपीट कर दो। मैं बहुत पहले कई बार ये चीज पढ़ा चुका हूं। कौन सा? 2 जगत प्रणाली, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, हाँ जी, किस आधार पर दिया था? कोशिका भित्ति के आधार पर। जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है वो एनिमेलियम है, जिनमें है वो प्लांटी में। तो यहां पर एकल कोशिकीय भी रख दिए और बहुकोशिकीय भी रख दिए थे। ठीक है, आइए फिर क्या आई थी? 3 जगत प्रणाली। किसने दी थी? इन्होंने। इनका नाम क्या था? हैकल। आप बोल रहे हैं ये क्यों पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? जरूरी है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। कौन सा? द्विजगत प्रणाली दे रखा है, 3 नहीं दे रखा है, लेकिन ये बतानी जरूरी थी। हैकल ने कौन सी प्रणाली दी थी? 3 जगत प्रणाली। प्लांटी पहले से है, एनिमेलिया पहले से है, तीसरा जो इन्होंने जगत दिया था वो कौन सा दिया था? याद करिए, प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टा में उन्होंने किसको रख दिया था? एकल कोशिकीय जीवों को। खत्म। लेकिन गड़बड़ी क्या कर दी? एकल कोशिकीय जो यहां पर रखे वो कौन से रख दिए? प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी। फिर इसके बाद कौन आए? 4 जगत प्रणाली। किसने दी बेटा जी? कोपलैंड ने। अब तो याद हो गया होगा पूरा का पूरा, ये याद हो गया ना? 2 किसने दी, 3 किसने दी, 4 किसने दी? कोपलैंड ने कौन सा जगत दिया था बेटा जी? मोनेरा। कौन सा जगत दिया? मोनेरा। किस आधार पर? कि कोशिका इनके अंदर वो वाली रखी गई है या वो जीव रखे गए हैं जिनके अंदर केंद्रक आवरण नहीं होगा, यानी प्रोकैरियोटिक। ठीक है, फिर उसके बाद आए कौन? हमारी 5 जगत प्रणाली। और ये किसने दी? आरएच विटेकर ने। किस आधार पर? 5 आधार पर। याद करिए कौन कौन से आधार थे? शरीर का संगठन, कोशिका का संगठन, पोषण, है ना, और क्या था? जाति वृत्तीय संबंध, और क्या था? जरा सोच समझ के मुझे बताएं। जनन। ये 5 आधार आपने याद रखने हैं, भूलना नहीं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं। 5 जगत प्रणाली आरएच विटेकर ने कितने आधार पर दी थी? 5 आधार पर। और उन्होंने टोटल कितने जगत बताए? टोटल बताए 5। कौन कौन सा? मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। ठीक है बेटा जी। अभी चैटिंग मत करिएगा कमेंट्स में, पहले ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये 5 जगत बताए थे किसने? आरएच विटेकर ने। कौन सी जगत प्रणाली में? 5 जगत प्रणाली में इन्होंने। किसने? आरएच विटेकर ने। ठीक है, अब इसके बाद सोचिए कौन सी जगत प्रणाली आई थी इसके बाद? पांच जगत प्रणाली के बाद कौन सी आई थी? 6
जगत प्रणाली, जिसको हमने क्या बोला था, जीवन के 3 डोमेन, जो किसने दिया था, कार्ल वूज ने। याद आ रहा है, जिन्होंने मोनेरा जगत के अंदर जो बैक्टीरिया थे उनको 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से 2 भागों में बांटा था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा था। याद आ रहा है, पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक बार रिवाइज कराना था। क्यों? क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर में स्टार्टिंग में दे रखा है। मैंने आपको ये पूरा डिटेल में सारा सब कुछ समझाया है। ये मत कहना अब रिपीट कर दो, क्योंकि ये मैं बहुत बार ये रिपीट कर चुका हूं। क्या? 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत, 6 जगत, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, अब बात आ रही है कि भैया कुल मिला के ये जो हमारा 5 जगत था या हमारा जो 6 जगत था, इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कितने जगत पढ़ने हैं? आप बोलेंगे सर 3 पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हम जगत कौन सा पढ़ेंगे? हम सबसे पहला जगत पढ़ेंगे कौन सा बेटा जी? मोनेरा। अब आप मुझे बताएं, ये जो मोनेरा जगत जब हम पढ़ेंगे तो ये मोनेरा जगत किसने दिया? अपने इस पर दिमाग पर जोर डालें और सोचें, मोनेरा जगत कौन सी जगत प्रणाली में आया और किस वैज्ञानिक ने मोनेरा जगत दिया? अगर इसका आंसर आपके पास है, इट मींस आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर इसका आंसर आपके पास नहीं है, इट मींस आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में। ठीक है, तो याद रखना, ये मोनेरा जगत जो है ये कौन सी प्रणाली में आया था? याद रखिएगा, 4 किस में आया था बेटा जी? 4 जगत प्रणाली में। ठीक है, और ये 4 जगत प्रणाली जो थी ये किसने दी थी? याद करिए, किसने? कोपलैंड ने। इट मींस ये मोनेरा शब्द या मोनेरा जगत किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। 4 जगत प्रणाली में कौन सा? मोनेरा जगत। ठीक है, अब इस मोनेरा जगत में मेरे पीछे देखिए, ये आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं हरे रंग की। ये क्या है? ये हैं जीवाणु। कौन है भैया? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस मोनेरा जगत में किसको रखा जाता है? तो बेटा जी मोनेरा जगत में 3 प्रकार के जीवों को रखा जाता है। और वो कौन है? ये हैं 3 प्रकार के जीव। कौन कौन से हैं? सबसे पहला, ध्यान से सुनना, फर्स्ट नंबर पर जो आ रहा है वो है ये। कौन है बेटा जी? ये बैक्टीरिया है। कौन है ये? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। या मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि मोनेरा जगत में सबसे ज्यादा जो प्राणी मिलते हैं, या मोनेरा जगत फेमस ही किसके लिए है? जीवाणु के लिए, यानी बैक्टीरिया के लिए। तो पहला बिंदु क्लियर है आपको कि भैया मोनेरा जगत में किसको रखा जाता है? जीवाणुओं को रखा जाता है। और किसको रखा जाता है? और रखा जाता है इनको। ये कौन है बेटा जी? ये दूसरे नंबर पर प्राणी। कौन? याद रखना, कौन? नील हरित शैवाल। किसको रखा जाता है? नील हरित शैवाल को। ठीक है, किसको रखा जाता है? नील हरित शैवाल को। ठीक है, अब नील हरित शैवाल जो होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी मैं बता देता हूं बेटा जी, यहां साइड में लिख देता हूं। ये तो समझ में आ गया, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। नील हरित शैवाल को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखना, क्या नाम देते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब आगे पढ़ने से पहले बेटा जी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। और वो चीज ये है, आप अभी सांस ले पा रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ सर ले पा रहे हैं। यहां पर मोनेरा जगत में पढ़ते पढ़ते सांस की बात कहां से आ गई? आप सांस अगर ले पा रहे हैं यानी आपके अंदर कोई गैस जा रही है जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। सोचिए कौन सी गैस है जिसके बिना हम नहीं जी सकते? कार्बन डाइऑक्साइड कि ऑक्सीजन? आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं सर, ऑक्सीजन है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। ऑक्सीजन की जरूरत किस लिए पड़ती है? हम बोलेंगे सर श्वसन करने के लिए जरूरत पड़ती है। किसकी? ऑक्सीजन की। हम कैसा श्वसन करते हैं? वायवीय के अवायवीय? वायवीय का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं तो वो क्या होता है? वायवीय। और अनुपस्थिति में करते हैं तो वो कैसा होता है? अवायवीय। जरा सोचिए, इस रूम के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मैं जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा? मर जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो यानी हमें जिंदा रहने
करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिसको हम यूज में लेते हैं किस चीज के लिए, श्वसन के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा था, क्योंकि वो प्राणी, ध्यान से सुनना, वो प्राणी जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन आई थी वो थे कौन, नील हरित शैवाल। जिंदगी भर मत भूलना इस चीज को, क्या, वो जीव जिनकी वजह से इस पृथ्वी पर कौन आई थी बालक, ऑक्सीजन आई थी, वो कौन थे आपके, नील हरित शैवाल। ये बाद में पढ़ेंगे हमारे एक चैप्टर में, जब पढ़ेंगे हम कौन सा चैप्टर, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण में ये बात आएगी, क्या, सबसे पहले प्राणी जिन्होंने ऑक्सीजन मुक्त करी थी इस पृथ्वी पर वो कौन थे आपके, नील हरित शैवाल थे, यानी कौन थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल कौन से जगत में रखे जाते हैं बेटा जी, याद रखना, कौन से जगत में, मोनेरा जगत में। और आखिरी जो जीव है तीसरा, क्या नाम है, नाम से ही दिखाई दे रहा है बेटा जी, क्या नाम है इसका, माइकोप्लाज्मा। तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा जो है कौन बेटा जी, माइकोप्लाज्मा जो है वो तीसरा प्राणी है कौन से जगत का, मोनेरा जगत का। तो अब आप मुझे बताएं कुल मिला के मोनेरा जगत में कितने प्रकार के प्राणी या जीवों को रखा गया है, 3 नाम याद रखना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मुख्य रूप से मोनेरा जगत में जो मिल रहे हैं वो कौन मिल रहे हैं, जीवाणु, फिर और कौन, नील हरित शैवाल, और तीसरा कौन है, माइकोप्लाज्मा। सिंपल सा था, चलें आगे। अब आप सोच समझ के मुझे बताएं, मोनेरा जगत में मैं अध्ययन सबसे ज्यादा किसका करूंगा, नील हरित शैवाल का करूंगा, माइकोप्लाज्मा का करूंगा कि जीवाणु का करूंगा। आप बोलेंगे अरे भैया सबसे इंपॉर्टेंट मोनेरा जगत में है ही कौन, ये है कौन, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, जीवाणुओं का। लेकिन वो पढ़ने से पहले 2-3 बिंदु है वो मैं आपको बता देता हूं, क्या, मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण। पहला, जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएं, मोनेरा जगत में जो जीव रखे जाते हैं वो कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय के बहुकोशिकीय। आप बोलेंगे सर कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं ना, एकल कोशिकीय। ये एकल कोशिकीय जीव आपको दिखाई दे रहा है, ये जीवाणु है। दूसरा, ये जो एकल कोशिकीय जीव होते हैं क्या ये प्रोकैरियोटिक होते हैं कि यूकैरियोटिक? मैं बार बार बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, 5 जगत में से एकमात्र जगत ऐसा जिसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया था, कौन सा था, कौन सा, मोनेरा जगत। बताएं क्या ये चीज समझ में आ गई है, कौन सा, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है कौन से जगत में, मोनेरा जगत में। ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे सर एकल कोशिकीय का मतलब क्या होता है, भैया सीधी सी बात है, एक शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ है, उसी कोशिका के अंदर सारी क्रिया विधि हो रही है, उसी में ही श्वसन हो रहा है, उसी के थ्रू उसी में ही क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, सब कुछ एक ही कोशिका में होता है। यानी इस कोशिका में सब कुछ हो रहा है जो मेरे अंदर हो रहा है। मैं श्वसन कर रहा हूं, इस कोशिका में श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन कर रहे हैं हम, इसके अंदर उत्सर्जन हो रहा है, चल रहे हैं हम, ये भी चल रही है। यानी ये एक जीव की तरह कार्य कर रही है। ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका से बना होएगा क्या क्या कहलाएगा, एकल कोशिकीय जीव। तो मोनेरा जगत में जो जीव रखे गए हैं कौन, 3, कौन, जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। ये तीनों कैसे हैं, एकल कोशिकीय हैं। और तीनों में कहीं ना कहीं जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं मिल रहा, और अगर मिल भी रहा है तो उसका आवरण जो है, केंद्रक का आवरण, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा। तो सीधे सीधे शब्दों में बोल याद रखना, प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर सुविकसित, क्या बोला, सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है या नहीं मिलता, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। याद रखना कैसा जीव बोलते हैं बेटा जी, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक जीव बोला जाता है, भूलना मत। तो प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब क्या था, वो जीव जिनके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक आवरण या केंद्रक नहीं मिलता, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव। बताइए, सिंपल सा बिंदु क्लियर है। चले आगे। अब आगे चलने से पहले एक और ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, एक चीज मैंने बोला, मोनेरा जगत में सबसे इंपॉर्टेंट जीव कौन सा था, आप बोलेंगे सर बैक्टीरिया यानी जीवाणु। कौन है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है,
अब जीवाणु को, अब ध्यान से सुनना, ये सिंपल से मैंने 2 लक्षण आपको बताए, और लक्षण हम आगे पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। अभी जो बिंदु आ रहा है वो ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया कि भैया मोनेरा जगत में सबसे इंपॉर्टेंट जीव कौन है, भैया सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जीवाणु, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में, जीवाणु के बारे में। लेकिन पढ़ने से पहले, जीवाणु के पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भैया जीवाणु जो है, उस जीवाणु की खोज किसने करी है। किसने करी है खोज, किसकी, जीवाणु की। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने जीवाणु की खोज करी है? तो याद रखना, जीवाणु की खोज जिस वैज्ञानिक ने करी थी उसका नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, याद करिए। कहीं ना कहीं अगर बताया तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो मेरे को याद नहीं रहा, शायद नहीं बताया। चलिए याद रखना, कौन, एंटोन वॉन ल्यूविन हॉक। याद रखना नाम, क्या नाम है, एंटोन वॉन ल्यूविन हॉक। तो ये वो वैज्ञानिक था एंटोन वॉन ल्यूविन हॉक जिसने जीवाणु की क्या करी है, खोज करी है। भूलना मत, भूलना मत, एंटोन वॉन ल्यूविन हॉक ने किसकी खोज करी है, जीवाणु की खोज करी है। जबकि ध्यान से सुनना, ये जो जीवाणु जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो जीवाणु जो शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला बेटा जी मैंने बोला जीवाणु की या बैक्टीरिया की खोज किसने करी है, इन्होंने करी है। जबकि जीवाणु शब्द जो है, वर्ड जो है जीवाणु बैक्टीरिया, वो किसने दिया, एरनबर्ग ने। ठीक है, तो ये 2 वैज्ञानिक आपने कतई ही नहीं भूलने हैं कि एरनबर्ग वो वैज्ञानिक था जिसने क्या नाम दिया था, याद रखना, एरनबर्ग ने क्या नाम दिया था, जीवाणु या बैक्टीरिया। जबकि एंटोन वॉन ल्यूविन हॉक ने खोज करी है, किसकी खोज करी है, बैक्टीरिया की। तो 2 अलग अलग चीजें हैं, एक है खोजकर्ता और एक है नामकरणकर्ता। नामकरण किसने किया या नाम किसने दिया, जीवाणु, एरनबर्ग ने, और खोज किसने करी है, ल्यूविन हॉक ने। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं इस चीज को। ये सिंपल से बिंदु मैंने आज आपको बताए हैं, कौन से जगत में, मोनेरा जगत में। अब इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल से डिटेल में, लेकिन अभी जाना नहीं है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, क्या, एक तो क्विज आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सीरियसली सुन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है। अब जीवाणु विज्ञान का जनक का मतलब जिसने जीवाणु की खोज करी थी। कौन है, जरा सोचिए, जीवाणु की खोज किसने करी थी, लुईस पाश्चर ने, एंटोन वॉन ल्यूविन हॉक ने, रॉबर्ट कॉच ने, या कैरोलस लीनियस ने। किसने खोज करी जीवाणु की, उसे हम बोलेंगे जीवाणु विज्ञान का जनक। किसने खोज करी थी, सोचिए, किसकी, जीवाणु की खोज किसने करी थी, ये जो जीवाणु है इसकी खोज किसने करी थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन बेटा जी, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक था जिसने जीवाणु शब्द दिया था, नाम दिया था, लुईस पाश्चर, एरनबर्ग, रॉबर्ट कॉच, कैरोलस लीनियस। 2 अलग अलग वैज्ञानिकों से संबंधित थे 2 क्वेश्चन। अब केवल वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने अभी अभी सीरियसली लेक्चर सुना है। नाम किसने दिया और खोज किसने करी थी, 2 अलग अलग चीजें थी। तो जल्दी से मुझे बताएं, नाम किसने दिया था, ABCD, जल्दी से बताइए बेटा जी। लुईस पाश्चर, एरनबर्ग, रॉबर्ट कॉच या कैरोलस लीनियस। चलिए टाइम हुआ समाप्त। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन होंगे, जिन्होंने जीवाणु की खोज करी। और जीवाणु की खोज किसने करी थी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, किसने, एंटोन वॉन ल्यूविन हॉक। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, याद रखना, ल्यूविन हॉक किसके जनक है, जीवाणु विज्ञान के जनक। कौन, ल्यूविन हॉक, क्योंकि इन्होंने ही जीवाणु की क्या करी थी, खोज करी थी। दूसरा क्वेश्चन, वैज्ञानिक कौन सा, सर्वप्रथम जीवाणु नाम जो है वो किसने दिया था। अभी अभी मैंने आपको बताया था, पीछे लेकर चलता हूं, देखिएगा, जीवाणु की खोज किसने करी है, ल्यूविन हॉक ने। जबकि जीवाणु शब्द किसने दिया है, एरनबर्ग ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया,
एरनबर्ग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो बच्चे जो सीरियसली क्लास को ध्यान से सुन रहे थे उनको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि साहब मोनेरा जगत के लक्षण, किसके लक्षण पढ़ने वाले हैं? मोनेरा जगत के। क्या पढ़ने वाले हैं? लक्षण। अब धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये हमारे स्कूल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कूल्स में भी पूछा जाता है और नीट के रेस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा जी हमें ध्यान से सुनना, हमें 11th क्लास जो है इसी 11th क्लास से ही प्रिपरेशन चालू करनी है। किस चीज की? नीट की चालू करनी है। आज से करीबन 4 से 5 साल पहले मेरे पास एक बच्चा आया था, 11th क्लास में था, नॉर्मल था, बिल्कुल सामान्य रूप से था, मतलब उसकी ज्यादा कोई परसेंटेज नहीं थी 10th क्लास में, लगभग 60 से 70% थी। इतना ज्यादा उसका पढ़ाई में मन लग गया था ना, स्पेशली बायो पढ़ने में। उस बच्चे ने 11th के साथ प्रिपरेशन करी, मैंने भी उसके साथ जी तोड़ मेहनत करी। ऐसे नहीं है कि अगर बच्चा मेहनत करता है तो टीचर भी उसके साथ मेहनत करता है, मैंने भी उसके साथ जी तोड़ मेहनत करी, एक एक कंसेप्ट बताया, एक एक चीज बताई, जहां जहां उसको समझ में नहीं आया वहां वहां उसको चीज बताई। ठीक है, 11th पढ़ी उसने, 12th पढ़ी उसने, और 12th के बाद सीधा नीट नहीं एम्स में सिलेक्शन लिया। सोच रहे हैं एम्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट में नंबर 1 आता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, वहां से पढ़ा हुआ डॉक्टर जो होता है ना, अव्वल दर्जे का होता है, मान के चल लीजिए। तो देखिए मुझे पता है कि बच्चे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आपके पास इतना समय होना चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए कि आप अपने लिए समय निकाल लें। और वो कैसे करेंगे? आपको पूरा लेक्चर देखना होगा, एक एक बिंदु को याद रखना होगा बेटा जी। ठीक है, आइएगा ध्यान से सुनिएगा। पहला लक्षण मोनेरा जगत में, सीधा सीधा याद रखिएगा, क्या? इस जगत में जो जीव रखे जाते हैं, इस जगत में किसको रखा है हमने? जीवों को। वो जीव कैसे हैं? एकल कोशिकीय। ये हमने कल बात कर ली थी। एकल कोशिकीय का मतलब तो समझ में आता है, यानी किससे बने हुए? केवल एक कोशिका से। दूसरा, ध्यान से सुनना, दूसरा, ये जो जीव हैं ये कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक हैं? आपने याद रखना, ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी नहीं पता होगा कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका है। ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका है। ठीक है, अब इस कोशिका के अंदर ध्यान से सुनिएगा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कोशिका के अंदर केंद्रक मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है ना? कौन मिलता है? केंद्रक मिलता है ना। लेकिन मैंने आपसे बोला इस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं है। तो याद रखना, वो कोशिका जिसके अंदर केंद्रक या विकसित केंद्रक नहीं मिलता, ऐसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। भूल मत जाना इस चीज को, ऐसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। क्या ये सिंपल सी चीज समझ में आई है आपको? क्या कि मोनेरा जगत के अंदर जो जीव रखे गए हैं वो कैसे हैं बेटा जी? एकल कोशिकीय। क्या ये पहला बिंदु क्लियर है? समझ में आ गया? दूसरा, कैसे हैं? एकल कोशिकीय तो है, एक कोशिका से तो बने हुए हैं। नील हरित शैवाल, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा, इनको रखा है हमने। ठीक है, इस जगत में किस किस को रखा गया है? जीवाणु को, नील हरित शैवाल को और माइकोप्लाज्मा को रखा गया है। ये सिंपल से 2 लक्षण मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अब मुझे कैसे पता लगेगा? मैंने आपको बताया था, क्या लेकर आऊंगा? आपकी स्क्रीन पर पोल लेकर आऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, आपकी स्क्रीन पर आने वाला है क्या? पोल। आपकी स्क्रीन पर आने वाला है पोल। अब उस पोल में क्या होएगा? आपको आंसर देना होगा कि हां या ना, समझ में आया या नहीं आया। लक्षण लिखते जा रहे हैं ना बेटा जी, लक्षण लिखते जाइएगा साथ साथ, बार बार बोल रहा हूं। पहला लक्षण लिख दिया, एकल कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा लक्षण लिख दिया, इस जगत में इनको रखा जाता है। तीसरा लक्षण, इस जगत में यानी मोनेरा जगत के जीव जो होते हैं, यानी ऐसे लिख देता हूं, इस जगत के जीव सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब, अब ध्यान से सुनना, सर्वव्यापी को ना
इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखना थोड़ी थोड़ी मामूली सी तो इंग्लिश हमें भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम हिंदी मीडियम के होकर रह जाएंगे, क्योंकि आगे जाकर इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा ना, तो थोड़ी बहुत मामूली सी इंग्लिश भी याद रखना। क्या बेटा जी, कैसे होते हैं सर्वव्यापी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन सर्वव्यापी का मतलब जो हर जगह मिलते हैं। क्या बोला मैंने, जो हर जगह मिलते हैं। अब आप बोलेंगे कहां मिलते हैं, आप मुझे बताएं इस पृथ्वी पर 3 चीजें हैं या नहीं है। आप बोलेंगे कौन कौन सी 3, आप बताइए। स्थल है या नहीं है, जमीन है, चलो ठीक है। हवा है या नहीं है, हवा भी है। और जल है या नहीं है, 3 ही तो चीजें, हवा है, जल है और स्थल है। यानी वायुमंडल यानी हवा, स्थल मंडल यानी जमीन, और जल मंडल यानी जल। तीनों जगह मिल रहे हैं ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी बोलते हैं। यानी ये जल में भी मिलेंगे, ये स्थल पर भी मिलेंगे और ये वायु में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने फूंक मारी, फूंक मारने से जो यहां पर जीवाणु होंगे वो उधर चले गए। आप बोलेंगे इतने जीवाणु हवा में, हाँ हैं, जीवाणु हवा में, हाँ बिल्कुल है, हमारे अंदर रोज जाते हैं। आप बोलेंगे जब रोज जाते हैं तो हमारे अंदर रोग क्यों नहीं होते, बोलेंगे ना, हमारे अंदर जब रोज जा रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूं, मेरे अंदर जीवाणु जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे जब जीवाणु जा रहे हैं तो उनसे हमें रोग क्यों नहीं हो रहे हैं। तो याद रखना हमारे अंदर कोई प्रतिरक्षा तंत्र मिलता है। वर्ड याद रखना, क्या, प्रतिरक्षा तंत्र, और इसमें कहीं रक्षा वर्ड आ रहा है, यानी ऐसा तंत्र हमारे अंदर जो हमारी सुरक्षा करेगा, किससे, इन जीवाणुओं से करेगा जो हमारे अंदर मिलता है। इसमें अभी ज्यादा डिटेल में मत घुसना, अभी सिर्फ इतना सा कि भैया ये हर जगह मिल रहे हैं, वायु में भी मिल रहे हैं, जल में भी मिल रहे हैं, स्थल पर भी मिल रहे हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, सर्वव्यापी कहलाते हैं, भूलिएगा मत, ठीक है। और ये ऐसी ऐसी जगह पर मिलते हैं, ऐसी ऐसी जगह पर मिलते हैं जहां पर हमारा रहना तो भैया असंभव है। जरा सोचिए, क्या आप बर्फ में रह सकते हैं। आप बोलेंगे सर लोग तो बर्फ में ही रहते हैं ना, एस्कीमोज नाम सुना है, एस्कीमोज नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बर्फ के घर बनाकर रहते हैं जो, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्कीमोज। लेकिन बात ये आ रही है कि बर्फ के अंदर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो याद सोचिए, क्या मैं यहां पर बर्फ इकट्ठी करके पूरा दिन उसके अंदर रह सकता हूं क्या, नहीं भैया, जम जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ रहा है, शरीर का तापमान एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम तापमान अगर हो गया तो शरीर के एंजाइम काम नहीं करेंगे, हृदय की धड़कन एकदम से बंद हो जाएगी और मृत्यु हो जाएगी। तो याद रखना, हम तो नहीं रह सकते बर्फ में, लेकिन ये रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं, जीवाणु, बिल्कुल रहते हैं। जरा सोचिए, क्या आप गर्म झरने में रह सकते हैं, एक ऐसा झरना जिसका तापमान है 80 डिग्री, उसमें आप रह सकते हैं क्या, सोचिए, उबल जाएंगे, तल जाएंगे एकदम से। तो क्या हम रह सकते हैं इसमें, नहीं रह सकते। लेकिन ये रह रहे हैं, इट मींस ये सर्वव्यापी तो है ही हैं, साथ ही साथ ये प्रतिकूल वातावरण में भी मिलते हैं। कौन से वातावरण में मिल रहे हैं, प्रतिकूल वातावरण में मिल रहे हैं। प्रतिकूल का मतलब जो अनुकूल नहीं है, अनुकूल का मतलब जो लाभदायक होता है, और प्रतिकूल का मतलब जो लाभदायक नहीं है हमारे लिए। अब जरा सोचिए, मैं एक ऐसी जगह पर रह रहा हूं जहां पर बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया सोने को मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, वो मेरे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। आप बोलेंगे सर अनुकूल है। प्रतिकूल का मतलब जो मेरे लिए लाभदायक नहीं है। जरा सोच समझ के मुझे बताएं, अगर मुझे गर्म झरने में सोने को मिले, रहने को मिले, क्या मैं रहूंगा, नहीं रहूंगा, मेरे लिए तो वो प्रतिकूल है। लेकिन हमारे लिए जो प्रतिकूल है उसमें भी मिल रहे हैं कौन, जीवाणु। यानी तीसरा बिंदु जो आपने याद रखना है वो सीधा सीधा क्या, कि इस जगत के जीव सर्वव्यापी तो हैं, कॉस्मोपॉलिटन तो हैं, हर जगह मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं, जल में मिल रहे हैं, स्थल में मिल रहे हैं, वायु में मिल रहे हैं, साथ ही साथ ऐसी कंडीशन में मिल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में मिल रहे हैं जो हमारे लिए प्रतिकूल है, जैसे बर्फ में मिल रहे हैं, गर्म झरनों में मिल रहे हैं। ये ऐसी कंडीशन है जो हमारे लिए कैसी है बेटा जी, प्रतिकूल है। क्या ये सिंपल सा तीसरा बिंदु आपको समझ में आ गया। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। कितने बिंदु हो गए बेटा जी हमारे, 3 बिंदु हो गए, ठीक है। आइए चौथा बिंदु देखते हैं बेटा जी, यहां पर ध्यान से सुनना। चौथा बिंदु पढ़ने से पहले ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा।
यहीं पर ही। ध्यान से सुनना, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए मैं आपको बता रहा हूं। क्या, एक काम करिएगा, एक चम्मच लीजिएगा। अब चम्मच तो पता होगा ना भैया, चम्मच चम्मच को चम्मच ही बोलते हैं, स्पून लीजिएगा, ठीक है। एक चम्मच लीजिएगा, उस चम्मच में ना बाहर जाकर रोड पे या आसपास कहीं पर भी मिट्टी होगी ना, उस मिट्टी को उठाइएगा एक चम्मच में, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये चम्मच है, ठीक है, इस चम्मच में आपने क्या उठाई, मिट्टी उठाई, उठा ली मिट्टी। अब इस मिट्टी में, यहां पर जो मिट्टी जो डाली है आपने यहां पर, इस मिट्टी के अंदर कितने होंगे, जरा सोचिए, जीवाणु। सोच के मुझे बताएं, ये जो मिट्टी आपने एक चम्मच में उठाई है, इसमें कितने जीवाणु होंगे, सोच सकते हैं आप? जीवाणु कौन से जगत में आ रहे थे, मोनेरा जगत की बात कर रहे हैं। एक चम्मच भर मिट्टी में कितने जीवाणु होंगे, ध्यान से सुनना। मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने मिल रहे हैं ना, जितने मनुष्यों की संख्या इस पृथ्वी पर मिल रही है, उतने जीवाणु इस इस स्पून में, यानी इस चम्मच में, मिट्टी में मिल रहे हैं। तो सोचिए कितने जीवाणुओं की संख्या होगी इस पृथ्वी पर, अनगिनत, हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इतने जीवाणु मिल रहे हैं इस पृथ्वी पर। सोचिए, स्थल में मिल रहे हैं, वायु में भी हैं, जल में भी हैं, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने जीवाणु मिल रहे किस पे, इस पृथ्वी पर। तो सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा था। आप भी किसी से पूछ कर देखिएगा, अरे तेरे को पता है क्या, एक चम्मच में अगर तुम मिट्टी उठाएगा तो उसमें कितने जीवाणु मिलेंगे, पूछ के देखिएगा। तो याद रखना, कितने जीवाणु मिल रहे हैं, कितने, जितनी मनुष्यों की जनसंख्या है इस पृथ्वी पर, उतने जीवाणुओं की संख्या कितने में मिल रही, किस में मिल रही है, एक इतनी सी मिट्टी में, जिसको हमने किस में उठाया है, चम्मच में उठाया है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये कितने बिंदु हो गए बेटा जी हमारे, 3। आइए चौथा बिंदु ध्यान से सुनिएगा। चौथा बिंदु बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मोनेरा जगत का सबसे इंपॉर्टेंट जीव कौन सा था? आप बोलेंगे सर जीवाणु था। बोला था ना मैंने आपको क्या, कि सबसे इंपॉर्टेंट जीव कौन है? आप बोलेंगे सर जीवाणु है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये एक जीवाणु है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा जी, ये एक जीवाणु है। चौथा लक्षण पढ़ने वाले हम यहां पर, किसका? मोनेरा जगत के अंदर जीवाणु का, या नीलहरित शैवाल का, या माइकोप्लाज्मा का। यहां पर मैं लिख देता हूं, तीनों ही तो जीव आ गए, जीवाणु भी आ गया, या नीलहरित शैवाल भी लिख दीजिए, और तीसरा जीव कौन था बेटा जी हमारा? माइकोप्लाज्मा, वो भी लिख दीजिए, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आप सभी ने 10th पास करी ना, 10th पास करी है ना आप सभी ने? 10th में कहीं कोशिका पढ़ी थी आपने, याद आ रहा है? सोचिए, कोशिका पढ़ी थी। उस कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या था? सोचिए, उस कोशिका की झिल्ली थी या नहीं थी? आप बोलेंगे हाँ सर, कोशिका झिल्ली थी। कौन थी? कोशिका झिल्ली थी, ठीक है। उस कोशिका झिल्ली के अंदर कोई द्रव्य मिल रहा था? आप बोलेंगे हाँ सर, एक द्रव्य मिल रहा था। उस द्रव्य को हमने क्या बोला था? कोशिका द्रव्य। बोला था या नहीं बोला था? बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा था। अब आप सोच समझ के मुझे बताएं, मोनेरा जगत के ये जो जीव हैं, क्या ये प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक है? आप सीधा आंसर देंगे सर कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है। क्या केंद्रक मिलेगा? नहीं, केंद्रक नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। क्या इनमें केंद्रक मिलता है? नहीं भैया, इनमें केंद्रक नहीं मिलता। यहां पर केंद्रक है? नहीं है। कोशिका द्रव्य है? हां है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक नहीं है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। चलें आगे, अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इधर ध्यान से देखिएगा। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका मैंने दिखाई है, और ये मैं आपको यूकैरियोटिक कोशिका दिखा रहा हूं। दोनों में देखकर मुझे बताना क्या अंतर है। यहां पर भी कौन है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। वहां पर भी क्या थी? कोशिका झिल्ली थी। चलो, ये तो समानता हो गई है दोनों में। यहां पर कोशिका द्रव्य है, हाँ जी यहां पर है। चलिए, यहां पर कोशिका द्रव्य भी है, वहां पर भी क्या था? कोशिका द्रव्य। चलो जी, मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर केंद्रक है, हाँ यहां पर केंद्रक है। क्या यहां पर केंद्रक था? नहीं था। यहां पर कौन मिल रहा है? केंद्रक मिल रहा है, ठीक है।
अब आप मुझे बताएं हिंदी का एक सिंपल सा वर्ड, सुकेंद्रकीय और पूर्व केंद्रकीय का मतलब क्या होगा? सु का मतलब सुस्पष्ट, यानी स्पष्ट रूप से अगर केंद्रक दिखेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सुकेंद्रकीय। ठीक है। और पूर्व केंद्रकीय का मतलब जिसमें केंद्रक नहीं मिल रहा है या प्राचीन प्रकार का या है ही नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्व केंद्रकीय। तो पहला बिंदु तो सोच समझ के मुझे बताएं कि पूर्व केंद्रकीय ये परिस्थिति है कि ये परिस्थिति? आप बोलेंगे सर ये परिस्थिति, यहां पर केंद्रक है ही नहीं। सुकेंद्रकीय का मतलब स्पष्ट रूप से केंद्रक दिखेगा, सुविकसित दिखेगा, वो परिस्थिति ये दिखाई दे रही है। ये कौन सी कोशिका? आप बोलेंगे सर ये है यूकैरियोटिक, ये है प्रोकैरियोटिक। आप बोलेंगे चलो समझ में आ गया सर, हमें ये चीज समझ में आ गई, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं और क्या चीज बताने वाला हूं। देखिएगा, क्या यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की कोई चीज सुनी है आपने? इस तरीके से याद करिए, कोई ऊर्जा ग्रह होता है किसका? कोशिका का। नाम सुना है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है। चलिए जी, माइटोकॉन्ड्रिया, चलिए मान लेते हैं यहां पर क्या मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है। क्या आपने कभी नाम सुना है अंतःप्रेय द्रव्य जालिका? सुना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। चलो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी सुना है। कौन? अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो जी ये भी सुना है सर हमने। क्या आपने सुना है कि कोई गोल्जिकाय नाम की कोई चीज होती है? गोल्जिकाय, गोल्जी बॉडी, सुना है ऐसा? आप बोलेंगे सर सुना सुना सा लग रहा है, ऐसा सुना था। कौन? गोल्जिकाय। ठीक है। क्या आपने, सोच समझ के मुझे बताएं, क्या आपने राइबोसोम नाम सुना? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सुना है। क्या? राइबोसोम। अब पहले तो सोच समझ के मुझे बताएं, ये जो मैंने यहां पर काले अक्षरों से जो लिखे हैं, क्या क्या? एक लिखा मैंने गोल्जिकाय, एक लिखा मैंने अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, एक लिखा मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और एक लिखा मैंने राइबोसोम। मात्र 4 चीजें दिखाई हैं आपको। क्या इन्हें मैं कोशिकांग बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? क्या नाम दूंगा? कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। अंग का मतलब समझ, जैसे हमारे अंदर अंग मिलते हैं ना, हमारे अंदर लीवर होता है, किडनी होती है, हार्ट होता है, हृदय होता है, यकृत होता है, वृक्क होता है, मस्तिष्क होता है, ये हमारे अंग है ना जो हमारा निर्माण कर रहे हैं। ऐसे कोशिका के जो अंग हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग क्या कहलाएंगे? कोशिकांग। जैसे कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कौन? गोल्जिकाय, जैसे कौन? अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। अब ये क्या होते हैं? ये हम हमारे एक चैप्टर में आएगा। कौन सा? कोशिका वाले चैप्टर में आएगा। अभी ये मत पूछना कि ये कार्य क्या करते हैं, ठीक है? हर चैप्टर में हर चीज आएगी। मैं जो बिंदु बताने वाला था वो ये कि देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक झिल्ली से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? झिल्ली से, ठीक है? ये गोल्जिकाय है, ये भी किससे बना हुआ है? झिल्ली से। झिल्ली का मतलब तो समझ में आता है ना, झिल्ली का मतलब एक आवरण, ठीक है? तो याद रखना है इसमें भी झिल्ली मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी झिल्ली मिलती है, अंतःप्रेय द्रव्य जालिका में भी झिल्ली मिलती है, लेकिन राइबोसोम में झिल्ली नहीं मिलती है। राइबोसोम में झिल्ली नहीं मिलती है। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर मैंने एक झिल्ली लगा दी, यानी ये झिल्ली में हो गया। लेकिन इसके ऊपर मैंने झिल्ली नहीं लगाई, यानी इसका कोई आवरण नहीं है, तो क्या मैं इसको झिल्ली में बोलूंगा? नहीं, इस पे कोई झिल्ली नहीं है। तो सीधा सीधा याद रखना, राइबोसोम पर झिल्ली नहीं होती है। और इन जो बाकी सारे मैक्सिमम अधिकतर जो कोशिकांग होते हैं उन पर क्या मिलती है? झिल्ली मिलती है। अब आप बोलेंगे क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पढ़ रहे थे क्या? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में ये जीव आते हैं और ये सारे जीव कैसे होते हैं? पूर्व केंद्रकीय, यानी प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक जीव में, ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिकांग, ध्यान से सुनिए, क्या बोला? कोशिकांग। कौन से? ध्यान से सुनना, झिल्ली में। झिल्ली में, झिल्ली में का मतलब समझ में आता है? जिन पर झिल्ली मिलती है वो कोशिकांग। जैसे
माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जी काय, जैसे अंतःप्रेद्रव्य जालिका। ये क्या है? कोशिका के अंग हैं। क्या है ये? कोशिका के अंग हैं, कोशिका के पार्ट्स हैं, कोशिका के भाग हैं। ये कैसे हैं? झिल्लीमय हैं। और ऐसे झिल्लीमय कोशिकांग इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलते। यानी यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या? आप बोलेंगे नहीं होगा। यहां पर अंतःप्रेद्रव्य जालिका होगी? नहीं होगी। यहां पर सोचिए गोल्जी काय होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीमय कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। केवल एक कोशिकांग ऐसा है जो यहां पर मिल रहा है, और देखकर मुझे बताएं उस कोशिकांग का नाम क्या होएगा। और वो झिल्ली उस पर नहीं मिल रही है। जरा सोचिए, झिल्लीमय ये थे जो यहां पर नहीं थे। झिल्ली किस पर नहीं थी? राइबोसोम पर नहीं थी, जो यहां पर मिल रहा है। तो भूलना मत कौन बेटा जी, एक कोशिकांग, ध्यान से सुनना, एक कोशिकांग जो दोनों कोशिका में मिलता है कौन है? राइबोसोम है। खलास। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? फिर से रिपीट कर दूं, फिर से सुनिए, जल्दी से सुनिए, एक एक बिंदु नहीं छोड़ना है। हमने बात करी मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण, जिसमें हमने बात करी कि भैया इस जगत में इनको रखा गया है। ये जो है ये कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक है या पूर्व केंद्रकीय हैं, जिनमें केंद्रक नहीं मिल रहा था। क्या मिल रही थी? झिल्ली मिल रही थी, जिसको हमने क्या बोला? कोशिका झिल्ली, जिसके अंदर एक द्रव्य मिल रहा है। वो द्रव्य क्या कहला रहा है? कोशिका द्रव्य कहला रहा है। ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में क्या मिलता है? केंद्रक मिलता है। यहां केंद्रक नहीं मिल रहा था। और यहां पर क्या मिल रहे हैं? झिल्ली में कोशिकांग मिलते हैं, और वो भी कोशिकांग मिलते हैं जिन पर झिल्ली नहीं होती, जैसे राइबोसोम। झिल्ली में कौन से थे? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रेद्रव्य जालिका, और भी होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। यहां पर ध्यान से सुनना, झिल्ली में कोशिकांग नहीं है। केवल एक कोशिकांग ऐसा है जो यहां पर भी है और यहां पर भी है, और उसका नाम क्या है? राइबोसोम। खत्म। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? ये चौथा लक्षण था। कौन सा लक्षण था बेटा जी? ये चौथा। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये सिंपल से 4 लक्षण समझ में आ गए हैं? चलें आगे, आइएगा आगे चलते बेटा जी। यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट 5वां लक्षण ध्यान से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या? मोनेरा जगत में किसको रखा गया था? मुख्य जीव कौन था? जीवाणु था। मुख्य जीव कौन था? जीवाणु था। जल्दी से मुझे बताएं, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है? आप सीधा सा खटाक आंसर देंगे, सर प्रोकैरियोटिक है। जल्दी से मुझे बताएं, इस जीवाणु के अंदर केंद्रक है? आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक होता नहीं है। चलिए समझ में आ गया। जीवाणु के अंदर झिल्ली में कोशिका के अंग मिलेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो अंतःप्रेद्रव्य जालिका, नो गोल्जी काय, झिल्ली में कोशिकांग नहीं मिलेंगे। लेकिन एक कोशिकांग मिलेगा जिसका नाम क्या था? राइबोसोम, जो जीवाणु में मिलेगा। समझ में आ गया यहां तक? अब आगे ध्यान से सुनना, आगे की कहानी क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया जरा ये बताएं, क्या ये जीवाणु को आंखों से देख सकते हैं? आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं। कैसे जीव हैं? सूक्ष्म जीव है जो आंखों से नहीं दिखते हैं। बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो जब ये आंखों से नहीं दिखते हैं, तो क्या बहुत प्रकार के जीवाणु इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं? कोई सबसे छोटा भी होएगा और कोई सबसे बड़ा भी होगा ना? कोई सबसे छोटा भी होएगा और कोई सबसे बड़ा भी होएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा जीवाणु बताएं। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? जल्दी से मुझे बताएं। तो याद रखना है, लिख रहा हूं मैं बेटा जी स्टार बनाकर, ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा, डायलिस्टर। पूरा नाम याद रखना, क्या बेटा जी? डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस। क्या नाम है जरा देखिएगा, डायलिस्टर
लिस्टर न्यूमोनिस्टिस। फिर से बोलूं, लिस्टर न्यूमोनिस्टिस। ये सबसे छोटा जीवाणु है इस पृथ्वी पर। जीवाणु है, जीव नहीं बोल रहा। सबसे छोटा कौन जीवाणु इस पृथ्वी पर कौन है? डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे सर सबसे छोटा तो बता दिया, अब सबसे बड़ा भी बता दो। तो बेटा जी याद रखना, सबसे बड़ा जो जीवाणु है, सबसे बड़ा जो जीवाणु है उसका नाम क्या है? तो बेटा जी याद रखना, नाम बेजिया टोआ। याद रखिएगा बेटा जी, नाम बेजिया टोआ। नाम याद रखना क्या है बेटा जी? बेजिया टोआ। मिरेबिलिस, या इसको बेजिया टोआ मिरेबिलिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना क्या नाम है बेटा जी? बेजिया टोआ मिरेमिलिस। ये क्या है? सबसे बड़ा जीवाणु। लिखते जा रहे हैं ना। और सबसे छोटा जीवाणु जो था वो कौन था? डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस। ये आपने याद रखना है। अब आप बोलेंगे सर ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। बोलेंगे ना, मैंने आपको पहले बोला था मैं पढ़ाता हूं, मन लगाकर पढ़ाता हूं। किस वजह से पढ़ा रहा हूं? हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। आएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? एम क्या है? क्या है जरा सोचिए। हमारा एम, हमारा एम है 12th के बाद सीधा नीट के एग्जाम को क्रैक करना है, सीधा सिलेक्शन लेना है मेडिकल कॉलेज में। ये हमारा एम है। जिन जिन बच्चों ने बायो ली है ना, यही एम है ना। तो बेटा जी हमें थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किसकी? नीट की। तो ये चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, याद रखिएगा। ठीक है, तो भूलना मत क्या कि सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा था? बेजिया टोआ मिरोमिलिस है, सॉरी मिरेमिलिस नहीं है, मिरोमिलिस। रे नहीं है, रो है, मिरोमिलिस। और सबसे छोटा कौन है? डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस। क्या ये सिंपल सा पांचवा बिंदु आपको क्लियर हो गया या अभी भी नहीं आया है? अब एक बार मैं रिवाइज करा दूं, हमने क्या क्या 5 बिंदु सिंपल से पढ़ लिए हैं, जल्दी से सुनिएगा। पहला हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से देखिएगा। पहला हमने पढ़ा था जीव जो है वो एकल कोशिकीय हैं, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब केंद्रक नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा इस जगत में जो किसको रखा गया? जीवाणु को, नीलहरित शैवाल को, माइकोप्लाज्मा का। 2 बिंदु ये थे। तीसरा बिंदु यहां से मैंने हटा दिया, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं, लिखते जाइएगा साथ साथ। ये सर्वव्यापी हैं, हर जगह मिलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है। ऐसी ऐसी जगह मिल रहे हैं जहां हम नहीं रह सकते हैं, गर्म पानी में मिल रहे हैं, बर्फ में मिल रहे हैं। सर्वव्यापी हैं यानी हर जगह मिल रहे हैं। ये हमारा तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु था बेटा जी हमारा क्या कि ये जो जीव जो हैं ये प्रोकैरियोटिक है, इनके अंदर केंद्रक नहीं था। और कोशिका अंग जो मिल रहे थे वो भी सिर्फ कौन सा मिल रहा था? राइबोसोम मिल रहा था। बाकी कौन से झिल्ली में कोशिका अंग जैसे कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रेद्रव्य जालिका, ये भी नहीं मिल रहे हैं। बताएं, यहां तक की कहानी समझ में आ गई है? चलें आगे। अब आपने बोला सर बाकी लेक्चर्स में ना क्विज आते हैं, आप क्विज नहीं लेकर आते हो, है ना। मैंने बोला कि कल भी लेकर आया था और आज भी लेकर आया हूं। देखिए मैं वो सारी चीजें करूंगा जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे। सीधी सी बात है, मैं वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे। ठीक है, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। और वो सिर्फ छोटी सी बात है, क्या? पूरा लेक्चर देखा करो। जब आप पूरा लेक्चर देखोगे तो ही मजा आएगा आपको। ठीक है, आइए बेटा जी क्विज लेकर आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अब केवल वही बच्चे क्वेश्चन कर पाएंगे जिन्होंने सीरियसली क्लास को देखा था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, फर्स्ट, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है बताएं? पहला ऑप्शन स्पाइरेलम वॉल्यूटन्स, दूसरा डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस, तीसरा साल्मोनेला टाइफोसा, चौथा विब्रियो कोलेरी। कौन सा है इनमें सबसे छोटा जीवाणु? जल्दी से सोचिए, फटाफट सोचिए,
कौन सा है इनमें सबसे छोटा जीवाणु? छोटा पूछा है, बड़ा नहीं पूछा, छोटा। आई होप लगा लिया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जल्दी से लगाइए टिक। क्या सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? जरा सोचिए, सबसे छोटा दे दिया, अब क्वेश्चन में सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? पहला स्पाइरलम वोल्यूटेंस, दूसरा डिप्लोकोकस न्यूमोनी, तीसरा डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस, चौथा बेजियाटोआ मेरोमिलिस। कौन सा है सबसे बड़ा? अब जिन्होंने ध्यान से लेक्चर सुना था वो जल्दी से फट से आंसर लगा देंगे। सबसे बड़ा पूछा है, सबसे छोटा नहीं। कौन था? सोचिए सबसे बड़ा कौन सा था। चलिए टाइम हुआ समाप्त। आइए फटाफट डिस्कस करते हैं बेटा जी। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले, देखिएगा पीछे चलते हैं, क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सबसे बड़ा सबसे छोटा बताया नहीं बताया? सबसे छोटा कौन था? डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस। सबसे बड़ा कौन सा? बेजियाटोआ मेरोमिलिस था ना? तो यही तो क्वेश्चन थे। सबसे छोटा कौन हो गया? डायलिस्टर कौन? न्यूमोनिस्टिस। और सबसे बड़ा कौन हो गया हमारा? बेजियाटोआ मेरोमिलिस। बताएं क्या ये आंसर आई होप सभी ने किया या नहीं किया? ठीक है, तो जो पढ़ाऊंगा उसी से क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, जो पढ़ाऊंगा उसी से क्वेश्चन दूंगा। इससे प्रैक्टिस बनेगी किस चीज की? जरा सोचिए, पढ़ने की। जब आप पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपके क्विज भी होते जाएंगे। और इसका पता है फायदा क्या मिलेगा? ध्यान से सुनना। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे क्वेश्चंस जब हम करते हैं और वो करेक्ट होते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। जिस दिन वो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया ना, आपको बहुत मजा आएगा किसमें? पढ़ाई में भी। जिस दिन कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया, आपको इंटरेस्ट आएगा किसमें? पढ़ाई करने में। ये चीज मान के चल लीजिएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये, मोनेरा जगत का मुख्य जीव कौन है? पहले तो सोच समझ के मुझे बताएं। कल मैंने आपको बताया था क्या? मोनेरा जगत का मुख्य जीव है कौन बेटा जी? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है, और कौन है? नीलहरित शैवाल। कौन है बच्चा? नीलहरित शैवाल। और कौन है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसमें से मोनेरा जगत में सबसे इंपॉर्टेंट जीव कौन था? जीवाणु था। अब जरा जीवाणु की आकृति देखिए आपको कैसी दिखाई दे रही है। ये कैसी आकृति है? गोलाकार है। ये कैसी है? जरा सोचिए, इस तरीके से छड़ दिखाई दे रही है। अब आप बोलेंगे सर ये तो चम्मच की तरह दिखाई दे रहे हैं। जरा सोचिए, इसका आगे वाला सिरा, इन दो का आगे वाला सिरा केवल क्या हो गया? फूल गया। ये छड़ थी और छड़ का एक सिरा आगे की तरफ फूल गया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये चम्मच की तरह। वैसे ही देखिए बाकी जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे हैं? छड़ के आकार के, छड़ी के आकार के। ठीक है, ये जरा देखिए, ये सर्पिल आकार दिखा रहा है, स्पाइरल दिख रहा है आपको, सर्पिल आकार। और ये कहीं ना कहीं हम इंग्लिश में कॉमा लगाते हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के मोनेरा जगत में किसको रखा गया था? मुख्य रूप से किसको रखा जाता है बेटा जी? जीवाणु को। और उन जीवाणु का आकार आपको याद रखना है। कितने आकार के होते हैं बेटा जी? ये 4 आकार के होते हैं। सबसे पहला ध्यान से सुनना, कोकस। कोकस का मतलब कैसा आकार होएगा? याद रखिएगा, सीधा सीधा क्या? गोलाकार होएगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, कोकस का मतलब गोलाकार, समझ रहे हैं ना? गोल आकार के होंगे यानी कोकस। ठीक है, अब जरा देखिए, कल एक बच्चे ने पूछा था सर स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? तो कल मैंने उसका डाउट बताया था। क्या कई सारे, अगर जरा सोचिए, श्रृंखला के रूप में इस तरीके से एक चेन बना रहे हैं। कौन चेन बना रहे हैं? कौन श्रृंखला बना रहे हैं? ये कोकस जो है, गोलाकार जीवाणु जो हैं, अगर इस तरीके से श्रृंखला के रूप में मिलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस। याद रखिएगा, वर्ड क्या होता है बेटा जी? स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब जब श्रृंखला के रूप में मिल रहे हैं, कौन? कोकस। और कौन सा आकार था? जरा जल्दी से सोचिए, कोकस के अलावा और कौन सा था? आपने बोला सर छड़ाकार था, जिसको हम क्या बोलते हैं? देखिएगा नाम लिखा हुआ है क्या? बेसिलस। याद रखना, कोकस है और छड़ाकार है। छड़ाकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखना क्या? बेसिलस। क्या नाम देते हैं बेटा जी? बेसिलस। ठीक है, कैसा आकार है? छड़ के आकार का है। यहां दिखाई दे रहा है? अगले पेज पे लिखो, चलो यहां पर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये छड़ाकार है, यानी कैसा आकार है? इस तरीके से छड़ी के जैसे है। ठीक है, इस तरीके से छड़ाकार आकृति वाले जो दूसरे हैं उनको हमने क्या नाम दिया? इंग्लिश में क्या नाम दिया? बेसिलस। ठीक है, सिंपल सा था, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलिए तीसरा देखिएगा बेटा जी, यहां पर कहीं ना कहीं मैंने आपको स्पाइरल बताया था। बताया था या नहीं बताया था?
बताया था ना। तो याद रखना कहीं ना कहीं सर्पिल आकार, कैसा आकार, सर्पिल आकार, ये छड़ाकार था और ये क्या है, सर्पिल आकार, इस तरीके से होंगे, स्पाइरल होंगे, इस तरीके से जब होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सर्पिल आकार बोलेंगे। सिंपल सा था। चौथा, चौथा आकार जीवाणुओं का कैसा होता है बेटा जी, याद रखना, भूलना मत, कैसा, विब्रियो, विब्रियो हिंदी में बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में भी विब्रियो बोलते हैं, हिंदी में कई बार इसको कोशाकार बोल देते हैं, कोशाकार, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, विब्रियो ही लिखा हुआ है। अगर विब्रियो याद रखना है तो विब्रियो याद रखिए, कोशाकार याद रखना है तो ये भी याद रख लीजिएगा। कैसा होता है, ये कॉमा आकार का होता है, कॉमा आकार का होता है, ठीक है। अब देखिए ये इस तरीके से कॉमा दिख रहे हैं, इस तरीके से कॉमा आकार में जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विब्रियो, ठीक है। भूलना मत इस चीज को, कतई मत भूल जाइएगा, याद रखिएगा ये जो भी मैंने आकार आपको बताए हैं, क्लियर है। तो ये हमने मोनेरा जगत में क्या थे देखे थे, मुख्य रूप से जीवाणु मिलते हैं, बैक्टीरिया मिलते हैं, जिनके ये चार आकृति मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा जल्दी से मुझे बताएं, मोनेरा जगत में ये जो जीवाणु है, ये जो बेटा जी जीवाणु हैं, इन जीवाणु की खोज किसने करी थी, जरा जल्दी से मुझे बताएं। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो पता है, पता है हमें, किसने खोज करी थी, जरा सोचिए, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने खोज करी थी, और यह भी बताया था किसने शब्द दिया था। तो जीवाणु की खोज किसने करी थी, याद रखना, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, क्या नाम है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। आप बोलेंगे वापस क्यों बता रहे हैं, एक बिंदु छूट गया था सिर्फ बताने के लिए कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक कहां के वैज्ञानिक थे, कौन से देश के थे, तो याद रखना नीदरलैंड के थे, भूलना मत, कहां के थे, नीदरलैंड। तो ये चीज याद रखना, नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे कौन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसने खोज करी थी किसकी, जीवाणु की। भूलेंगे तो नहीं इस चीज को। चलिए यहां तक की चीज समझ में आ गई है, एक और बिंदु बता देता हूं, मुझे जल्दी से मुझे बताएं, ये सिंपल सी चीज मुझे बताइएगा, जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपके मुख में जाता है, जरा सोचिए, वो खाना जो है, अगले पेज पर दिखाता हूं, भाई हमने खाना खाया, ठीक है, वो खाना हमारे मुख में गया। अब अगर वो खाना जो है, ध्यान से सुनना, अब अगर वो जो खाना जो है हमारे मुख में जा रहा है और वो खाना खाने से हमें क्या हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, वर्ड ध्यान से सुनना, क्या लिखा मैंने, अलग पेन से दिखाता हूं, क्या लिखा बेटा जी मैंने, फूड पॉइजनिंग। इसको बोलते हैं क्या, भोजन विषाक्तता, क्या नाम लिखा है, भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग। अब आप बोलेंगे क्या मतलब है, क्या है, मैंने कई कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपके साथ हुआ भी होगा, कई बार क्या होता है, खराब खाना खाने से या बोलते हैं ना क्या, गलत जगह का खाना खाने से या गलत खाना खाने से या पुराना बासा खाना खाने से क्या होता है, पेट में दर्द हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, उल्टी लग जाती है, दस्त लग जाते हैं, उल्टी आने लगती हैं और सिर में दर्द होने लगता है, ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, किसके, इस कंडीशन के, जिसको हमने क्या बोला है, भोजन विषाक्तता। यानी कहीं ना कहीं भोजन जो है वो विषैला है, विषैले का मतलब, वो विषैला मतलब कैसा है, पॉइजन है उसमें। अब आप बोलेंगे पॉइजन कैसे आ गया, तो याद रखना, जब खाना जो हमने खाया, अगर उस खाने का संक्रमण हो गया किससे, याद रखना एक जीवाणु से, जिसका नाम है क्या, देखिएगा क्या नाम है, बेसिलस, याद, सॉरी बेसिलस आ गया, क्लॉस्ट्रीडियम, क्या नाम है बेटा जी, याद रखिएगा, जीवाणु का नाम क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, क्या नाम लिखा है बेटा जी, क्लॉस्ट्रीडियम। आप कहेंगे सर हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में भी लिख रहा हूं, क्लॉस्ट्रीडियम
बोट्यूलिनम, ये वो जीवाणु है, वो जीवाणु याद रखना, वो जीवाणु जब भोजन को संक्रामित करता है या भोजन में मिलता है, और ऐसे भोजन को, ऐसे खाने को हम मुख द्वारा, ऑब्वियसली बात है, मुख द्वारा क्या करेंगे, खाएंगे, तो हमारे अंदर जरा सोचिए भोजन के साथ साथ ये जीवाणु जाएगा और ये जीवाणु हमारे अंदर क्या पैदा करेगा, भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग, जिससे उल्टी, दस्त, सिर में दर्द होना, इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। क्या ये जीवाणु हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? आप बोलेंगे सर ये तो हानिकारक है। क्या सारे जीवाणु हानिकारक होते हैं? आप बोलेंगे सर कई जीवाणु होते हैं जो हानिकारक होते हैं। जैसे एक और जीवाणु मैं लिख देता हूं, एक तो ये समझ में आ गया, एक और जीवाणु यहां पर लिख देता हूं हानिकारक। कौन सा? आप सभी ने रोग सुना होगा क्या? टिटनस का इंजेक्शन लगा लो, सुना होगा ना कि भैया कहीं छिल गए, कहीं गिर गए और बोलते क्या, टिटनस का इंजेक्शन लगवा लो, बोलते ना। तो किसके कारण होता है टिटनस? रोग है क्या? टिटनस। तो टिटनस रोग होता है, याद रखना, किससे? बोलते ना क्या, जैसे साइकिल होती है, साइकिल में चेन होती है, उस चेन पे जंग लग जाती है, या दीवारें होती हैं या हमारी खिड़कियां होती हैं, उन खिड़कियों में, लोहे की खिड़कियों में जंग लग जाती है और आपका हाथ छिल गया उससे, लोहे की उस चीज से जिसपे जंग लगी हुई थी, तो बोलते हैं क्या, फटाफट टिटनस का इंजेक्शन लगवा लो। जमीन पर, मिट्टी में गिर जाते हैं तो बोलते हैं टिटनस का इंजेक्शन लगा लो। हाथ छिल गया, बोलते हैं टिटनस का इंजेक्शन लगवा लो। क्यों बोलते हैं? मिट्टी में उस जंग रहित उस जगह पर क्या मिल रहा है? एक जीवाणु मिल रहा है, और उस जीवाणु का नाम याद रखना, क्या बेटा जी? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, देखिए वहां पर भी वर्ड आया था क्लोस्ट्रीडियम, यहां पर भी आ रहा है क्या? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या नाम है? सिंपल, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। हिंदी में लिखूं, देखिए क्लोस्ट्रीडियम बिल्कुल ऐसा ही, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। तो इससे कौन सा रोग हो रहा है? टिटनस हो रहा है, याद रखना। तो कुल मिला के बेटा जी, आप सिंपल सी चीज याद रखना कि कहीं ना कहीं जीवाणु जो हैं वो हमारे लिए हानिकारक तो हैं, क्या लाभदायक भी हैं? क्या लाभदायक मिलते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल मिलते हैं। आइए दिखाता हूं बेटा जी आपको। ये आकार समझ में आ गया था जीवाणुओं का? आइएगा ध्यान से देखिएगा। बात आ रही है क्या जीवाणु लाभदायक होते हैं? आप बोलेंगे हाँ, मुनेरा जगत में जो जीवाणु होते हैं उनमें से कुछ जीवाणु हैं जो लाभदायक है, जैसे ई कोलाई। याद रखना, कौन? ई कोलाई। भूलना मत, क्या नाम है? इशरिचिया कोलाई। इसलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्या? ई कोलाई, ठीक है। इशरिचिया पूरा वर्ड नहीं बोला जाए तो सिंपल ई कोलाई। ये हमारी आंत में मिलता है। कहां पर मिलता है? हमारी आंत में मिलता है। और ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये हमारे लिए लाभदायक होता है, हमारे अंदर विटामिन का निर्माण कराता है। बताएं, सिंपल सा था। तो ये हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है? बिल्कुल लाभदायक है। इसी तरीके से जरा सोचिए, दूध से जब दही बनाते हैं, दूध से क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं, तो उसमें प्रयोग किया जाता है किसका? लैक्टोबैसिलस का। किसका उपयोग किया? लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस कौन है बेटा जी? जीवाणु है। तो जीवाणु सिर्फ हानिकारक होते हैं, लाभदायक होते हैं? तो याद रखना, जीवाणु दोनों तरीके से है हमारे लिए हानिकारक भी है और हमारे लिए लाभदायक भी है, ठीक है। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, वो जीवाणु जो हमारे लिए हानिकारक है, सोचिए हम क्या करेंगे? उनको मारेंगे या नहीं मारेंगे? सोचिए, हमारे अंदर कोई जीवाणु गया, मैं क्या करूंगा? उसको मारूंगा या नहीं मारूंगा? बिल्कुल मारूंगा। वो जीवाणु जो हमारे लिए हानिकारक है उनको मारूंगा ना। तो याद रखिएगा, जीवाणु को, ध्यान से सुनना, जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया, यहां पर लिख रहा हूं बेटा जी अलग से, ठीक है। जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया, याद रखिएगा, नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? जीवाणु आया हमारे अंदर, हमें उसे क्या करना है? नष्ट करना है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? घातक है। तो हम उसको मारेंगे या नहीं मारेंगे? हम क्या दवाइयां लेते हैं या नहीं लेते? जरा सोचिए, जब रोग होता है, ठीक है। तो जरा सोचिए, किसी को अगर टिटनस होने लग गया या किसी के अंदर ये टिटनाई, अभी अभी मैंने यहां पर कहीं लिखा था,
क्या लिखा था, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी अगर मेरे अंदर गया, मैं छिल गया, मतलब मैं गिर गया, मेरा हाथ छिल गया, मेरे अंदर जाने की संभावना है किसकी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की, है ना। मान लेते चला गया, अगर वो चला जाएगा तो आप पूछेंगे क्या करेगा, तो वो हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, संक्रामित करता है। याद रखना, किसको संक्रामित करता है, तंत्रिका तंत्र को। और तंत्रिका तंत्र अगर खराब तो पूरा शरीर खराब है, मृत्यु हो जाएगी। तो याद रखना ये घातक रोग होता है अगर इसका इंजेक्शन नहीं लगवाया जाता है, तो भूलना मत इस चीज को, ठीक है। तो बात आ रही है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी अंदर गया, आप छिल गए, आपका हाथ छिल गया, आपके अंदर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी गया, तो आपको क्या कहा जाएगा, जाओ इंजेक्शन लगा कर आओ। किसका, टिटनस का। आप इंजेक्शन लगाएंगे टिटनस का। टिटनस का इंजेक्शन क्या करेगा, आपके शरीर में जो जीवाणु गए उनको नष्ट करेगा या नहीं करेगा, इस नष्ट करने की प्रक्रिया को बोला जाता है, याद रखिएगा क्या, निर्जर्मीकरण। भूलना मत, क्या बोला मैंने, निर्जर्मीकरण। क्या है वो प्रक्रिया, किसको नष्ट करने की, जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्जर्मीकरण। साथ साथ लिखते जा रहे ना बेटा जी, लिखते जाइएगा, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है। यहां तक आपको कोई दिक्कत है, कुछ कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बताएं। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हम किस चीज की बात कर रहे थे, मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कई लक्षण आज देखे हैं, ठीक है। जिसमें से हमने 2 उदाहरण देखे, किसके, वो जीवाणु जो हमारे लिए लाभदायक हैं। जैसे कौन देखा हमने, एक तो लैक्टोबैसिलस देखा, एक इकोलाई देखा। फिर हमने देखा 2 जीवाणु जो हमारे लिए कैसे थे बेटा जी, हानिकारक थे। कौन कौन से, एक कौन था, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, जिससे भोजन विषाक्तता हो रही थी, यानी हमारे लिए कैसा था, भोजन जो था अशुद्ध था या भोजन खराब था, सड़ा हुआ था। अगर हमने खा लिया, पुराना था, 2-3 दिन पुराना भोजन हमने खा लिया, तो चांसेस है किसके, फूड पॉइजनिंग के। और हमने दूसरा क्या देखा कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से क्या हो रहा है, टिटनस हो रहा है। तो 2 उदाहरण हमने देखे जीवाणु के जो लाभदायक है, जो 2 उदाहरण देखे जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या क्या देखा, उसके अलावा हमने देखा कि भैया मुनेरा जगत के सामान्य लक्षण ये पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बोला कि मुख्य जीव जो है मुनेरा जगत में, वो कौन थे, जीवाणु थे। जीवाणु के आकार हमने देख लिए कौन कौन से थे, एक तो कोकस था, और एक कौन सा था, हटिया के यहां पर, चलिए, एक कोकस था, और कौन सा था बेटा जी, एक छड़ाकार था, एक कौन सा था, विब्रियो था, और एक कौन सा था, याद करिए, स्पाइरल था या सर्पिल था। 4 आकार मैंने आपको बता दिए थे। चलें आगे, आइएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। आगे चलने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं, अब ध्यान से सुनना, जो चीज आने वाली है वो क्या आने वाली है, देखिएगा। मुनेरा जगत में मैंने आपको बोला मुख्य जीव कौन थे, आप बोलेंगे मुख्य जीव जो थे वो कौन थे, जीवाणु थे। कौन है बेटा जी, जीवाणु है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया कितने प्रकार के थे, आप बोलेंगे सर कार्ल वूज ने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से 2 भागों में बांटा था कार्ल वूज ने, कौन कौन से 2 भागों में बांटा था कार्ल वूज ने, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया में बांटा था या नहीं बांटा था, किसको बांटा था, जरा सोचिए। मुनेरा जगत में जो जीवाणु हैं उनको बांटा था कितने भागों में, 2 भागों में, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये क्या, बेटा जी, एक तो ध्यान से सुनिएगा, आगे चलने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्या आज भी क्विज आएंगे, ठीक है। लेकिन वो क्विज आने के लिए या क्विज अटेम्प्ट करने के लिए बेटा जी आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से कल भी मैंने आपको बताया था, आज वापस से बता देता हूं, आपको अपनी ऐप को अपडेट करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाकर, ठीक है। वो बच्चे जिनको नहीं पता है, किसी भी अपने पेरेंट से या बड़े भाई बहन से पूछेगा कैसे अपडेट करते हैं, वो आपको बता देंगे। आई होप सारे के सारे फोन तो बढ़िया से चलाना जानते होंगे। तो वो जिनके क्विज नहीं आता है, स्क्रीन पर जो कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे क्विज नहीं आता है, वो अपडेट कर लेना अपनी डाउटनट की ऐप को, ठीक है। अगर आप अपडेट कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन पर क्विज भी आएंगे और आप फीडबैक भी देंगे कि टीचर ने कैसा पढ़ाया है, ठीक है। चलिए आइएगा बेटा जी, यहां पर बात आ रही है, यहां पर क्या, मुनेरा जगत के अंदर जो जीव रखे गए थे वो कौन कौन से थे, आप बोलेंगे सर मुख्य जीव था जीवाणु, और कौन था, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। उसकी हम बात नहीं कर रहे, उसको हम कल पढ़ेंगे। बात आ रही है जीवाणु जो है या बैक्टीरिया जो है, ये 2 प्रकार के थे। कौन कौन से 2 प्रकार के थे बेटा जी, एक था हमारा कौन, आद्य बैक्टीरिया,
और एक है हमारा कौन, यू बैक्टीरिया। एक कौन है, आध्य बैक्टीरिया है, और एक कौन है, यू बैक्टीरिया है। अब जरा सोच समझ के मुझे बताएं, हम क्या पढ़ रहे थे? पढ़ते पढ़ते हम यही भूल जाते क्या पढ़ रहे थे। तो जरा दिमाग लगाएं और सोच समझ के मुझे बताएं। एक बार रिपीट कर दूं जल्दी से, फिर उसके बाद आधे बैक्टीरिया पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं बेटा जी मैं आपको, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, बात कर रहे थे मोनेरा जगत, सिंपल सा, फटाफट जल्दी से बता रहा हूं, जिन्होंने नहीं लिखा है फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। मोनेरा जगत एक ऐसा जगत जिसके अंदर किसको रखा हमने, 3 प्रकार के जीवों को, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। रिपीट इस वजह से करता हूं क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम चीजें भूल जाते हैं। 3 प्रकार के जीवों को रखा है कौन से जगत में, मोनेरा जगत में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसके क्या देखे थे, लक्षण देखे थे। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख देता हूं और टाइम वेस्ट हो जाएगा। लक्षण मैं आपको बता देता हूं। पहला लक्षण हमने क्या देखा था बेटा जी, जरा सोच समझ के मुझे बताएं, ये कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है। ये कैसे हैं, आप बोलेंगे प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनकी कोशिका में कहीं ना कहीं केंद्रक नहीं मिलेगा, ये एकल कोशिकीय हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी क्या, कि ये जो जीव जो होते हैं, कौन से, मोनेरा जगत के जो जीव जो होते हैं, इनकी कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिल रहे हैं। कौन नहीं मिल रहे हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिल रहे, लेकिन एक कोशिकांग मिल रहा था, कौन, राइबोसोम। ये हमने बात कर ली थी। फिर हमने क्या बात करी थी, जरा सोच समझ के मुझे बताइएगा। फिर हमने बात करी थी कि मोनेरा जगत के अंदर कहीं ना कहीं, याद रखिएगा, कि ये सर्वव्यापी होते हैं, ये हर जगह मिलते हैं। ये भी कल मैंने आपको बताया था, गर्म पानी के झरनों में मिलते हैं, बर्फ में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। कौन बेटा जी, ये आपके कौन, मोनेरा जगत के जीव मिलते हैं। कितने लक्षण हो गए, 4 से 5 लक्षण हो गए। फिर हमने आज पढ़ा था कि भैया अगर मोनेरा जगत के जो जीव, जो मुख्य जीव कौन है, जीवाणु, अगर शरीर के अंदर जाता है तो उसको मारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्जर्मीकरण कहलाती है। ये मोनेरा जगत के अंदर मुख्य जो जीव जो था वो कौन था, आपका जीवाणु था, जिसकी खोज किसने करी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। शब्द किसने दिया, एरनबर्ग ने। यहां तक मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया इनका आकार, किसका, जीवाणुओं का आकार, क्योंकि मुख्य जीव कौन है मोनेरा जगत में, जीवाणु है। उसके आकार 4 प्रकार के थे, कौन से, छड़ाकार था, गोलाकार था, कौमा आकार था और सर्पिलाकार था। विब्रियो क्या था, कौमा आकार था, बेसिलस क्या था, छड़ा आकार था, स्पाइरल क्या था, सर्पिलाकार था, और कोकस क्या था, आपका गोलाकार था। अगर कई सारे कोकस एक साथ चेन बना देते तो उसको हमने क्या बोला था, स्ट्रेप्टोकोकस। ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। आइएगा आगे चलते बेटा जी, यहां पर बात जो आ रही है वो अगला लक्षण, आधे बैक्टीरिया पढ़ने से पहले, अगला क्या आ रहा है, आधे बैक्टीरिया, ये पढ़ने से पहले 1-2 लक्षण और रह गए, उनको और खत्म करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आधे बैक्टीरिया। मान लेते हैं ये हमारा 7वां लक्षण है, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 लक्षण हम पढ़ चुके हैं किसके, मोनेरा जगत के। अब ध्यान से सुनिएगा क्या चीज आ रही है, देखिएगा बेटा जी, ये एक जीवाणु है, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, मोनेरा जगत। ये कौन है, जीवाणु है। केंद्रक होएगा, आप बोलेंगे नहीं, नहीं होएगा। कोशिका द्रव्य होएगा, हाँ कोशिका द्रव्य होएगा। क्या इस कोशिका द्रव्य में राइबोसोम होएगा, आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल होएगा, राइबोसोम होएगा। जरा जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएं, वो बच्चे जो लेक्चर देख रहे हैं, जल्दी से मुझे बताएं, आप जिंदा हैं, हाँ बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं सर, हम जिंदा है। क्यों जिंदा है, मैं कैसे जिंदा हूं, आप मुझे बताएं, मेरे अंदर जीवन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं, हम किससे बने हुए हैं, कोशिका। कोशिका के अंदर कौन होता है, जीवन होता है। जीवन की परिभाषा क्या है, वो चीज जहां पर उपापचय अभिक्रियाएं मिलती है, जहां पर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं मिलती हैं, उसी उसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं, जीवित कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए, उपापचय क्रिया करने के लिए, यानी किसी चीज का निर्माण या किसी चीज को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत थी, आप बोलेंगे सर ऊर्जा की जरूरत थी। ऊर्जा कौन बनाता है हमारे अंदर, हमारी कोशिका के अंदर ऊर्जा का ग्रह कौन है, जरा सोचिए। आप बोलेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया। इमेजिन करें, सोचिए, मेरे अंदर अगर ऊर्जा नहीं होती तो क्या मैं बोल पाता, मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ रहा है, तो सोचिए मेरी क्या खर्च हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। मैं लिख रहा हूं, मेरी मांसपेशियां काम कर रही हैं, क्या खर्च हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। यानी कुल मिला के हम जिंदा हैं क्योंकि हमारे अंदर है क्या, ऊर्जा। जिस दिन हमारे अंदर ऊर्जा खत्म, हम भी खत्म। तो जरा सोचिए, एक कोशिका का सबसे मुख्य अंग कौन हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ ना। इमेजिन करो, सोचो, एक कोशिका के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाए तो उस कोशिका में ऊर्जा बचेगी, आप बोलेंगे नहीं बचेगी सर। और अगर उस कोशिका में ऊर्जा नहीं बचेगी तो क्या वो कोशिका जिंदा रह पाएगी, आप बोलेंगे कतई नहीं रहेगी सर, बिल्कुल नहीं रहेगी। ये कौन सी कोशिका है, जीवाणु, है ना।
दिमाग लगाएं, इस जीवाणु में जो मुनीरा जगत है कैसी है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? आप बोलेंगे सर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं? आप बोलेंगे सर नहीं होते हैं। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा? आप बोलेंगे सर कतई नहीं होएगा। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कौन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसमें ऊर्जा कैसे आएगी? सोचो, दिमाग लगाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया हमारी जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होते हैं और कोशिकांग होते हैं, जिसमें से एक कोशिकांग है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोलते हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये कोशिका जिंदा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्रियाएं हो रही हैं, इसके अंदर रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। वो रासायनिक क्रिया कराने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा किसने बनाई, माइटोकॉन्ड्रिया ने। सिंपल। सोचिए अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो अंदर ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, तो अंदर क्रियाएं नहीं होती, क्रियाएं नहीं होती तो ये कोशिका मृत हो जाती है। आप बोलेंगे बिल्कुल मान लेते हैं सर, बिल्कुल आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप ये तो बताओ कि ये जो जीवाणु जो है इसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। आपने कल बताया कि ये जो कोशिका है प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, फिर इसके अंदर ऊर्जा तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब इसके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो जीवाणु तो मृत हो जाने चाहिए, जिंदा रहने ही नहीं चाहिए, है ना। लेकिन याद रखना, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ना होकर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी कार्य करने वाली एक संरचना मिल रही है। वर्ड पे गौर फरमाइएगा मेरे शब्द पर। लेखक आपसे क्या कहना चाहता है, सुनो। लेखक कह रहा है आपसे कि बालक, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है जीवाणु में। किसमें बालक? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कौन नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो बिना माइटोकॉन्ड्रिया के जिंदा कैसे रहेगा? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन किंतु परंतु माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा कार्य करने वाला एक संरचना मिल रही है, जिसका नाम है, याद रखना क्या, मीसोसोम। वर्ड याद रखना, क्या नाम है बेटा जी? मीसोसोम। तो सोच के मुझे बताएं, मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी संरचनात्मक स्ट्रक्चर है क्या? फिर से सुनना, क्या? मीसोसोम की आकृति, ये देखिए, ये है मीसोसोम। सिंपल। कौन है ये? मीसोसोम। यानी ये जो प्लाज्मा झिल्ली थी ये अंदर की तरफ घूम गई। कौन अंदर की तरफ घूमती हुई दिखाई दे रही है? प्लाज्मा झिल्ली घूम गई। कौन अंदर घूम गई है? प्लाज्मा झिल्ली अंदर घूम गई, और इस संरचना को हमने क्या नाम दिया? मीसोसोम। तो मीसोसोम क्या था, जरा सोचिए। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऐसा दिखता है और मीसोसोम ऐसा दिख रहा है। जरा देखकर मुझे बताएं, क्या दिखने में दोनों समान है या कार्य करने में दोनों समान है? सोच के मुझे बताएं, सोच के बताइए। क्या देखने में दोनों एक जैसे, इनकी संरचना एक जैसी है, कि इनका कार्य एक जैसा है? आप बोलेंगे सर इन दोनों का कार्य एक जैसा है, संरचना इनकी अलग अलग है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया किस में मिल रहा था? यूकैरियोटिक कोशिका में। मीसोसोम किस में मिल रहा है बेटा जी? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। दोनों की संरचना कैसी है? अलग है, लेकिन दोनों का कार्य जो है वो कैसा है? समान है। ठीक है। ऐसे संरचनाएं जिनका, ध्यान से सुनना, ऐसी संरचनाएं जिनका कार्य समान होता है लेकिन उनकी संरचना अलग होती है, ऐसे भागों को, ऐसी स्ट्रक्चर को, इनको हम क्या बोलेंगे? याद रखना, समवर्ती अंग। क्या नाम देते हैं बेटा जी? याद रखना, समवर्ती अंग। तो सोच समझ के मुझे बताएं, समवर्ती अंग का मतलब क्या था? आप बोलेंगे समवर्ती अंग कौन होते हैं? वो अंग कोशिका के, वैसे अंग कोशिका के जिनकी संरचना तो अलग अलग है लेकिन कार्य क्या है? समान है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और मीसोसोम, जिनकी संरचना अलग है लेकिन कार्य क्या है? समान है। बताएं बेटा जी, क्या ये चीज सिंपल सी आपको समझ में आ गई है? क्लियर है? चलें आगे। ये हमारे खत्म हुए हैं बालक, क्या लक्षण खत्म हुए हैं। अब चलते हैं हमारे किसकी बात करते हैं? आद्य बैक्टीरिया की।
आइएगा जल्दी से खत्म करते हैं किसको, आद्य बैक्टीरिया को। देखिए बेटा आद्य बैक्टीरिया या इसको हम क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया। क्या नाम देते हैं, आर्की बैक्टीरिया। या तो बोल दीजिए आद्य बैक्टीरिया या क्या बोल देंगे, आर्की बैक्टीरिया। हालांकि हम इसकी संरचना पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि भैया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या अंतर था। कार्ल वूज ने क्या बताया था, जरा सोचिए। कौन प्राचीन है, ये प्राचीन है। कहां पर मिलेंगे, प्रतिकूल वातावरण में मिलेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति में मिलेंगे, ये हमने बात करी थी। इनकी जो कोशिका भित्ति है, इनकी जो कोशिका भित्ति है, उस कोशिका भित्ति में एक केमिकल मिल रहा था, एक रसायन मिल रहा था, और उस रसायन का नाम क्या था, याद करिए। उस रसायन को हमने बोला था क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या नाम दिया था बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकेन बोला था, नहीं बोला था क्या कि आर्के बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में रसायन पेप्टिडोग्लाइकेन मिलता है क्या, नहीं। इनकी कोशिका भित्ति में रसायन पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलता, याद रखना, नहीं मिलता। तो आप बोलेंगे कहां मिलता है ये, तो याद रखना ये पेप्टिडोग्लाइकेन मिलता है किसमें, यू बैक्टीरिया में। ठीक है, किसमें मिलता है, यू बैक्टीरिया में। सिंपल सी चीज है, क्या, आर्के बैक्टीरिया पुराने बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। इनमें और इनमें क्या अंतर था, आर्के बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है और यू बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है, ये यू बैक्टीरिया है मान लेते हैं और ये आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं था, जबकि यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में कौन मिल रहा था, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बना हुआ है, सीधा सीधा याद रखना, किससे, प्रोटीन से और शर्करा से। किससे बना हुआ बेटा जी, प्रोटीन से और शर्करा से बना हुआ है कौन, पेप्टिडोग्लाइकेन, जो किसकी कोशिका भित्ति में मिल रहा था, यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में मिलेगा, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में नहीं मिलेगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। ध्यान से सुनिएगा, मामूली से, सिंपल से, जल्दी से खत्म करते हैं। सबसे पहला मिथेनोजन, पहला नाम है क्या, मिथेनोजन। सीधा सीधा याद रखना, ये मिथेनोजन क्या कार्य करते हैं बेटा जी, ये सिंपल सा क्या, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को या सेल्यूलोज को, अब ये मत पूछना सेल्यूलोज क्या होता है, ये कोशिका भित्ति में मिलता है पादप की। आप पादप खाते हैं क्या, आप पेड़ जाकर खा रहे हैं क्या, नहीं, हमारे अंदर सेल्यूलोज नहीं जा रहा। लेकिन अगर चला जाए तो उसका पाचन होएगा हमारे अंदर, नहीं, हमारे अंदर पाचन नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन करने वाले एंजाइम नहीं मिलते हैं। लेकिन वो जो शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पत्ते पौधे खाते हैं, उनके अंदर किसका पाचन होता है, सेल्यूलोज का। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या मिलते हैं, कुछ मिथेनोजन बैक्टीरिया मिलते हैं। फिर से बोलूं, मान लेते मैं एक गाय हूं, ठीक है, घास फूस खा रहा हूं, मेरे अंदर क्या मिल रहा है, मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर क्या मिल रहा है, मिथेनोजन मिल रहा है, जो मेरे अंदर किसका पाचन करेगा, सेल्यूलोज का। ठीक है, अब मैं मनुष्य हूं, मनुष्यों के अंदर ये मिथेनोजन नहीं मिलते हैं, याद रखना, भूलना मत, नहीं मिलते हैं। तो हम अगर सेल्यूलोज खाएंगे तो हमारे अंदर पाचन होएगा क्या, नहीं होएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड या सेल्यूलोज जो होती है, ठीक है, इनको बदलते हैं कौन, मिथेनोजन, और उत्पन्न करते हैं क्या, मीथेन गैस। तो नाम से पता लग रहा है क्या बेटा जी, मिथेनोजन क्या होंगे, वो आर्के बैक्टीरिया जो किसका निर्माण करेंगे, मीथेन गैस का निर्माण करेंगे। याद रखना, मीथेन गैस क्या कहलाती है, प्राकृतिक गैस कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक गैस कहलाती है, याद रखना। पहले के जमाने में मेरे ख्याल से अभी भी कई गांवों में ना कहीं गोबर गैस प्लांट, अगर नाम सुना हो, क्या बनाए जाते थे, गोबर गैस प्लांट, सुना है क्या, जितने भी मवेशियों का गोबर वोबर होता था, या जितने भी झाड़
झाड़ियां पत्ते जो गिर गए हैं वो सब लाकर एक गोबर गैस प्लांट में डालते थे। फिर वहां पर उसके अंदर वो एक ढक्कन होता था, उससे ढक देते। ढकने के बाद जरा सोचिए वो जो जगह जो होती थी, जैसे ये रूम है ना, ऊपर एक ढक्कन लगा दिया और इस रूम के अंदर सब कुछ डाल दिया, कचरा वचरा सब कुछ, गोबर वोबर सब कुछ डाल दिया और ढक्कन से बंद कर दिया। अब जरा सोचिए ढक्कन से बंद कर देंगे तो वातावरण कैसा हो जाएगा अंदर, वायवीय कि अवायवीय? आप बोलेंगे कैसा, अवायवीय। तो दूसरा बिंदु याद रखना, मिथेनोजन क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। कैसा श्वसन करते हैं, अवायवीय श्वसन। तो वो जो हमने ढक्कन बंद किया तो अंदर कौन सक्रिय हो गए, अवायवीय श्वसन करने लग जाएंगे, कौन, मिथेनोजन। और जो भी कूड़ा कचरा होगा उसके अंदर, जो सेलुलोज होएगा या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बदल देंगे किसमें, मीथेन गैस में। तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, मीथेन गैस, जिसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं, जो ज्वलनशील होती है, जिससे पहले के जमाने में चूल्हे जलाए जाते थे। ठीक है, तो ये सिंपल सा पहला प्रकार था, कौन सा, आद्य बैक्टीरिया का, मिथेनोजन। जरा सोचिए, क्या ये प्रतिकूल वातावरण में मिल रहा है, आप रह सकते हैं क्या बिना ऑक्सीजन के? अवायवीय श्वसन का मतलब बिना ऑक्सीजन के श्वसन क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन। हम रह सकते हैं क्या बिना ऑक्सीजन के? आप बोलेंगे नहीं। तो कैसे वातावरण में रह रहे हैं, प्रतिकूल के अनुकूल? आप बोलेंगे सर प्रतिकूल। चलिए दूसरा नाम जरा ध्यान से सुनना। दूसरा प्रकार है बेटा जी आद्य बैक्टीरिया का, उसका नाम जरा देखिएगा, उसे हम बोलते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स, ठीक है। अब साहब हेलोफिल्स क्या होते हैं, याद रखिएगा बेटा जी, याद रखना। अब सिंपल सा, वो जो लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो जो कहां पाए जा रहे हैं, लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं। कहां पर मिल रहे हैं, लवणीय क्षेत्र। अब आप बोलेंगे सर लवणीय क्षेत्र का मतलब, नमक खाते हो, नमक कहां से मिलता है, कहां पर होता है नमक? पानी में जो खारा पानी होता है उसी में से ही निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है, नमक निकाला जा रहा है। अब जरा सोच समझ के मुझे बताएं, सिंपल सी चीज मुझे बताएं, वो पानी, वो जगह जो खारा है, जहां पर नहीं दिखाई दे, जहां पर वो पानी जो खारा है, जहां पर बहुत सारा लवण मिल रहा है, लवण तो समझ में आता ना, जिसको कई बच्चे देसी भाषा में लूण भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, लूण भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, लूण यानी लवण जिस जगह पर मिलेगा, जिस पानी में मिलेगा, जहां पर मिलेगा, उस जगह पर, उस लवणीय क्षेत्र में मिलेंगे कौन, आपके बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया को हमने क्या बोला, हेलोफिल्स। तो बिना घुमाए फिराए सिंपल सिंपल शब्दों में बेटा, हेलोफिल्स क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया जो कहां पर मिलते हैं, लवणीय क्षेत्रों, लवणीय क्षेत्र जहां पर नमक बहुत सारा होएगा। अब आप जरा सोचिए, इस रूम में अगर मैं नमक बिछा दूं और उसके ऊपर, नमक के ऊपर आराम से सोऊं, क्या मेरे लिए वो प्रतिकूल वातावरण है कि अनुकूल वातावरण? मैं नहीं रह सकता हूं नमक में। मेरे शरीर के अंदर जो पानी है ना, वो सारा बाहर आ जाएगा, किससे, उस नमक पे। क्यों? क्योंकि नमक खींच रहा है, किसको, पानी को खींच रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो याद रखना, जितना हम नमक खाते हैं उतना ही नमक हमारे अंदर पानी को क्या करता है, संचित करता है। तो याद रखना, जो ज्यादा नमक खाएगा वो उसके अंदर उतना ही पानी इकट्ठा होता जाएगा शरीर में, उतना ही वो फूलता जाएगा। ठीक है, तो बात जो है बिना घुमाए फिराए वही आ रही है। क्या हेलोफिल्स क्या थे, वो आद्य बैक्टीरिया जो कहां पर मिल रहे थे, लवणीय क्षेत्रों में। खत्म। हम रह सकते हैं ऐसे वातावरण में? नहीं रह सकते। आखिरी नाम है, ध्यान से सुनना, क्या, थर्मो एसिडोफिल्स। याद रखना, पूरा नाम क्या है बेटा जी, थर्मो एसिडोफिल्स। अब थर्मो एसिडोफिल्स में नाम आ रहा है थर्मो पहला, फिर आ रहा है एसिडो। अब साहब थर्मो वर्ड इंग्लिश से आया, किससे, थर्मो, किससे आया, इंग्लिश से, जिसका मतलब होता है टेम्परेचर यानी तापमान। ठीक है, और एसिडो किससे आया, एसिड, एसिड का मतलब अम्ल। अब आप मुझे बताएं, नाम से पता लग रहा है थर्मो एसिडोफिल्स वो जीवाणु है या वो आधे बैक्टीरिया है, वो आर्की बैक्टीरिया है जो उच्च तापमान पर मिल रहे हैं, यानी 80 से 100 डिग्री तक के तापमान पर मिल जाते हैं। इतना तापमान, जरा सोच समझ के मुझे बता, हमारे घर पे गीजर होता है ना, गीजर जिसमें पानी गर्म करते हैं, उसमें भी इतना तापमान हो जाता है।
सोचिए ऐसे तापमान में हम रह सकते हैं क्या? उबल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे बेटा जी। ऐसे तापमान में मिल रहे हैं, इतने उच्चतम तापमान में मिल रहे हैं कौन? थर्मोएसिडोफिल्स। पहली बात तो ये कि हम रह सकते हैं? नहीं। दूसरा वर्ड था अम्लीय। जरा सोचिए, गर्म झरने होते हैं, गर्म झरने होते हैं, गर्म झरने जो होते हैं वहां पर तापमान कैसा मिलता है? बहुत ज्यादा मिलता है, मिलता है। साथ ही साथ ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी जिस जगह पर फटता है वहां पर थोड़ा थोड़ा क्या मिलता है? अम्ल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एसिड मिलता है, अम्ल मिलता है। जरा सोच समझ के मुझे बताएं, उस अम्लीय वातावरण में जहां पर क्या मिल रहा है? अम्ल मिल रहा है, उस अम्लीय वातावरण में मिल रहे हैं कौन? थर्मोएसिडोफिल्स। तो सोच समझ के मुझे बताएं, क्या आप उच्च तापमान में रह सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं रह सकते। अम्लीय वातावरण में रह सकते हैं? आप बोलेंगे कतई नहीं रह सकते। क्या आप लवणीय क्षेत्र में रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। क्या आप अवायवीय क्षेत्र में रह सकते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं? आप बोलेंगे 100% नहीं रह सकते। ये रह रहे हैं, यानी ये कौन सी जगह पर रह रहे हैं? प्रतिकूल वातावरण में रह रहे हैं। ये सिंपल सा था क्या बेटा जी हमारा आद्य बैक्टीरिया, जो आज हमने खत्म किया है।